गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए बताइए एक बार, सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? डीके ने लिख दिया, स्वरूप ने लिख दिया है, बढ़िया। चलो, सब बढ़िया है भाई, बहुत शानदार। चलो गुड इवनिंग, बहुत सारे लोगों ने गुड इवनिंग लिखा था, सभी लोगों को गुड इवनिंग, बाकी क्लियर है हाल। तो अपन क्लास कंटिन्यू कर देते हैं। आयुषी ने भी लिख दिया, पुतिन ने भी लिख दिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। अपना सिलेबस लगभग लगभग अब अपना एंडिंग पे होने लगा है, सिलेबस एंडिंग पे चलने लग गया है। टोटल 75 टॉपिक अपन करेंगे और 65 हो चुके हैं, 10 टॉपिक ही अपने बचे हैं। चलो बढ़िया, पैरासाइटोलॉजी अपना चल रहा था, क्लास कंटिन्यू करता हूं मैं। और पैरासाइटोलॉजी में आज हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूल पैरासाइट। ठीक है, बुक में आप पढ़ेंगे तो बुक में पैरासाइट आप इस तरह से नहीं पढ़ते हैं। पैरासाइट में पहले प्रोटो जो आते हैं तो पहले वो अमीबा, ज्यादातर बुक में आपको अमीबा मिलेंगे। तो अमीबा में चाहे ब्लड के पैरासाइट हो चाहे स्टूल के पैरासाइट हो, एक साथ होते हैं। फ्लेजलेट एक साथ होते हैं, कोकाइडियन एक साथ होते हैं। हेलमिंथ में भी इसी तरह से ही आपको मिलेगा बुक में, आप ज्यादातर बुक में पढ़ेंगे तो। लेकिन हमने जो पैरासाइटोलॉजी का क्लासिफिकेशन किया है वो सैंपल के अकॉर्डिंग किया है। और सैंपल के अकॉर्डिंग इसलिए किया है ताकि एक जैसे पॉइंट अपन को आराम से पढ़ते हैं तो अपन को समझ में आते हैं। ठीक है, तो अपन ने ब्लड के पैरासाइट से शुरुआत की थी, तो ब्लड के बाद में फिर अपन ने टिश्यू के, सीएसएफ के, यूरिन के पैरासाइट पढ़ चुके हैं। आज अपन स्टूल के पैरासाइट पढ़ने वाले हैं। और पैरासाइटोलॉजी में जब पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा लंबी लिस्ट जो आती है वो अपने स्टूल के पैरासाइट से ही आती है। स्टूल के पैरासाइट की लिस्ट बड़ी लंबी है। और जितने भी जो अपन ने शुरुआत में क्लासिफिकेशन पढ़े थे, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्टूल के पैरासाइट आते ही आते हैं। ठीक है, तो एक बार अपन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दोबारा से अपन रिव्यू कर लेते हैं जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा था। उनमें से जो जो स्टूल के पैरासाइट है वो यहाँ मैंने टेबल में डाले हैं। आप शुरुआत की टेबल को एक बार रिवीजन करना। तो शुरुआत की जो हमारी टेबल थी उसमें अमीबा में बाकी के दूसरे पैरासाइट भी थे, फ्लेजलेट में दूसरे भी थे। लेकिन उसमें से अपन अगर स्टूल को निकाल दें तो स्टूल के पैरासाइट की कुछ लिस्ट हमें इस तरह से आती है। और दोनों ही एंगल आपको याद होना चाहिए कि कौन सा पैरासाइट किस कैटेगरी में आ रहा है और किस सैंपल के अंदर अपन उसको डिटेक्ट करते हैं। मतलब स्टूल का पैरासाइट है या ब्लड का पैरासाइट है, किस में अपन उसको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूल के पैरासाइट में अपने प्रोटोजोआ में भी आएंगे, हेलमिंथ में भी आएंगे। प्रोटोजोआ में अमीबा, एक बार अपन सारे के सारे जो पैरासाइट है उनके नाम देख लो, फिर वन बाई वन अपन एक एक को थोड़े और डीप में डिस्कस करते हुए चलेंगे। स्टूल के पैरासाइट जो होते हैं उनमें अपने लिए मार्फोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में ज्यादातर जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो मार्फोलॉजी से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अमीबा में हमारा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। फ्लेजलेट के अंदर आएगा जियार्डियल एम्ब्लिया। और सीलिएट के अंदर आएगा बेलेंटिडियम कोलाई। मतलब अमीबा भी एक है अपना, फ्लेजलेट भी एक है और सीलिएट भी एक है जिसको अपन स्टूल में डिटेक्ट करते हैं। कोकाइडियन के अंदर अपने दो पैरासाइट है जो अपन स्टूल में डिटेक्ट करते हैं। पहला है क्रिप्टोस्पोरिडियम और दूसरा है आइसोस्पोरा बेली। ये जो होते हैं वो प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ मतलब यूनिसेलुलर, एक सेल के अंदर ही पूरी की पूरी बॉडी होती है पैरासाइट की। हेलमिंथ की बात करें तो हेलमिंथ में ट्रिमेटोड, ट्रिमेटोड जिनको अपन फ्लूक भी बोलते हैं, दो हैं अपने ट्रिमेटोड। पहला है सिस्टोसोमा स्पीसीज, सिस्टोसोमा में अपन पढ़ने वाले आगे चल के। दूसरा है फेसियोला, ये अपने ट्रिमेटोड होते हैं। ट्रिमेटोड को फ्लूक भी बोलते हैं। ट्रिमेटोड अपन ने पढ़ा है कैसे होते हैं, पत्तियों के आकार के होते हैं। दूसरे आते हैं अपने टेप बॉम्ब, टेप बॉम्ब को हम सिस्टोड भी बोलते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए कि टेप बॉम्ब का मतलब क्या होता है, निमेटोड का मतलब क्या होता है। एग्जाम में बड़ी कंफ्यूजन होती है नामों से। टेप बॉम्ब जो होते हैं वो सिस्टोड कहलाते हैं और निमेटोड जो होते हैं वो राउंड बॉम्ब कहलाते हैं। तो सिस्टोड में हमारे दो हमको पढ़ना है स्टूल पैरासाइट के अंदर। पहला है टीनिया, टीनिया स्पीसीज, और दूसरा है हाइमेनोलोपिस नाना, एच नाना अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये अपने दो पैरासाइट जो होते हैं वो सिस्टोड के अंदर आते हैं। निमेटोड के अंदर हमारे कौन कौन से आएंगे देखें अपन। निमेटोड की लिस्ट सबसे लंबी है, राउंड वॉर्म की लिस्ट सबसे लंबी है स्टूल के पैरासाइट में। तो कौन कौन से छह अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पैरासाइट है अपने लिए, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। दूसरा है एंट्रोबियस बर्मिकुलरिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एंट्रोबियस, एंट्रोबियस बर्मिकुलरिस। नाम थोड़े से टफ होते हैं पढ़ने में, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे तो आपको हैबिट में आ जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे। तीसरा है ट्राइकोरिस ट्राइकोरा। चौथा है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल।
पांचवा है निकेटर अमेरिकनिस और छठवा है स्ट्रोंगिलॉइड स्टरकोलिस। ये जो 6 हैं हमारे निमेटोड के अंदर आएंगे। कौन कौन से याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल उंगलियों पे याद होना चाहिए कि राउंड वॉर्म कौन कौन से हमारे जो स्टूल में हम डिटेक्ट करते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एंट्रोबियस बर्मिकुलरिस, ट्राइकोरिस ट्राइकोरा, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, निकेटर अमेरिकनिस और स्ट्रोंगिलॉइड स्टरकोलिस, है ना। ये इतने जो होते हैं वो हमारे निमेटोड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अपन इनके थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन थोड़े और इनके बारे में बेसिक पॉइंट समझते हुए चलते हैं कि प्रोटोजोआ में स्टूल के जो पैरासाइट होते हैं उनकी कौन कौन सी स्टेज होती है, हेलमिंथ की कौन कौन सी होती है। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो 2 स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। पहला स्टेज है ट्रोफोजॉइड, दूसरी होती है सिस्ट। ये अपन ने इससे पहले वाले भी जो पैरासाइट पढ़े थे उनमें भी अपन ने देखा था कि प्रोटोजोआ, ज्यादातर जो प्रोटोजोआ होते हैं, ज्यादातर क्यों बोला मैंने, क्योंकि अपना एक पैरासाइट ऐसा भी है जिसका सिस्ट नहीं बनता। अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था ट्राइकोमोनास बेजाइनलिस, एक ऐसा पैरासाइट है जो है तो प्रोटोजोआ, वैसे तो प्रोटोजोआ जितने भी हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी ये है कि वो ट्रोफोजोइट में भी होते हैं और सिस्ट फॉर्म में भी होते हैं। ट्रोफोजोइट क्या होते हैं, सिस्ट क्या होते हैं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। ट्रोफोजोइट मतलब जो एक्टिव फॉर्म में है, सिस्ट मतलब जो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। जैसे अपन ने जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, आपको ध्यान होगा उसमें कुछ बैक्टीरिया हमारे ऐसे थे जो कैप्सूल बनाते थे। कैप्सूल कब बनाते थे, जब भी कभी उनको ऐसा लगे कि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो मर सकते हैं, डेड हो सकते हैं, तो उस टाइम पर वो अपने बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन बना लेंगे जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। इसी तरह से जो हमारे पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट जब तक एक्टिव होते हैं तब तक वो ट्रोफोजोइट फॉर्म में होते हैं। तो ट्रोफोजोइट में उनका वेजिटेटिव फॉर्म भी बोलते हैं हम इसको। वेजिटेटिव फॉर्म का मतलब उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ आसपास के एनवायरनमेंट में जिंदा बचे रहने के लिए वो एक फॉर्म बनाएंगे, उसे अपन बोलते हैं सिस्टिक फॉर्म, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म हमारा ट्रोफोजोइट कहलाता है और सिस्टिक फॉर्म जो होता है वो हमारा इनएक्टिव फॉर्म कहलाता है ना। ट्रोफोजोइट क्या होगा, एक्टिवली इसमें ग्रो करेगा। पैरासाइट जो होता है इसमें एक्टिवली ग्रो करेगा, जब इसकी सिस्ट में इनएक्टिव स्टेज होती है। मतलब इनएक्टिव स्टेज में जो पैरासाइट होगा वो ग्रो तो नहीं करेगा, लेकिन उसके आसपास के एनवायरनमेंट से बचने के लिए वो रेसिस्टेंट क्रिएट कर लेगा। रेसिस्टेंट मतलब एक तरह से जैसे हमारे कैप्सूल बना रहे थे बैक्टीरिया, इसी तरह से ये भी अपने आसपास एक मेम्ब्रेन बना लेगा, एक अंडे के आकार की संरचना बना लेगा, उसमें छुपकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम सिस्टिक फॉर्म बोलते हैं। और ज्यादातर पैरासाइट अपन देखें प्रोटोजोआ के, तो ज्यादातर जो पैरासाइट होते हैं उनकी सिस्टिक फॉर्म ही हमारे लिए इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। इन्फेक्टिव फॉर्म मतलब ज्यादातर हमको जो इन्फेक्शन होता है वो सिस्ट से ही होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोटोजोआ है अगर हमारे खाने पीने के थ्रू जा रहे हैं तो हमारा जो स्टमक है वहां से एचसीएल जब रिलीज होता है तो एचसीएल से वो प्रोटोजोआ उनके जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। सिस्ट ऐसा होता है जो एचसीएल को बैरियर कर जाता है, रेसिस्ट कर जाता है, तो वो अपन को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। जिस पैरासाइट की हम बात कर रहे थे ट्राइकोमोनास बेजानिलिस, जिसका सिस्ट होता ही नहीं है, तो ट्राइकोमोनास का जो बेसिकली इन्फेक्शन होता है वो सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू होता है। तो सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज करता है वो, ठीक है। ट्राइकोमोनास बेजानिलिस यूरेथ्रा में इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसका फिर वो खाने पीने के थ्रू नहीं जाता है, ठीक है। तो उसमें सिस्ट फॉर्म होती भी नहीं है, उसका ट्रोफोजोइड जो होता है वही हमको इन्फेक्शन कॉज करता है। जीतन ने लिखा है स्किन लाइट अप डाउन हो रही, तो जीतन मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ भाई, अभी तो अपना लगातार क्लासेस चल रही है तो पहले ही आपको नोट्स मिल गए हैं, नोट्स आप प्रिंट करा के पहले से ही रख लो और आप कोशिश किया करो कि जब क्लास रहती है तो उस टाइम पे आप अपने जो नोट्स हैं वो साथ में खोल लिया करो, तो थोड़ी बहुत जो लाइट की अप डाउन चलती है वो आपकी नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा है स्टेज, हेलमिंथ की स्टेज। हेलमिंथ की स्टेज में 3 स्टेज होती है हमारी। पहली होती है एडल्ट वॉर्म, वॉर्म की तरह, जिस तरह से हमारे केंचुए होते हैं, है ना। पैरासाइट में वैसे तो आप लोगों ने एस्केरिस वगैरह बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने देखे होंगे, लेकिन आपने केंचुए तो हर एक स्टूडेंट ने देखा है ना। तो आप केंचुए से इसको कंपैरिजन कर सकते हो। केंचुए जैसी अगर पूरी बॉडी होती है पैरासाइट की तो वो हमारा एडल्ट वॉर्म कहलाता है। और दूसरा होते एग, यही एडल्ट वॉर्म जब एग प्रोड्यूस करेंगे, है ना, तो वो उनकी दूसरी स्टेज हो जाएगी एग। और नॉर्मली एडल्ट वॉर्म के थ्रू ही एग
प्रोड्यूस होते हैं। तीसरी होती है लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज क्या है भाई? लार्वा एक्चुअली एग जब टूट कर, अपन इसको चूजा बोल सकते हैं लार्वा को, है ना, अपन हमेशा चूजा और मुर्गी से ही अपन समझते हुए चल रहे हैं। तो लार्वा को आप एक छोटा चूजा मान सकते हो जिसमें अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ज्यादा उसकी बॉडी बनी नहीं है। तो शुरुआत की जब जैसे ही एग रप्चर होता है, तो एग रप्चर होने के बाद जब पैरासाइट बाहर निकल के आता है तो उसकी पूरी बॉडी अच्छे से मैच्योर नहीं होगी, तो वो जो स्टेज है उसे हम लार्वा स्टेज कहते हैं। तो इस हिसाब से एडल्ट वर्म, जैसे हमारी ह्यूमन की बात करते हैं अपनी अपनी में, अगर अपनी स्टेज की बात करें तो अपनी भी फिर 3 स्टेज हो गई, एक बचपन हो गया, एक जवानी हो गई, एक बुढ़ापा हो गया, है ना। तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, है ना। एग और लार्वा और एडल्ट वर्म, ये 3 स्टेज इसकी होती हैं। एडल्ट वर्म जो होते हैं वो डिफिनाइट होस्ट होते हैं। डिफिनाइट होस्ट मतलब इनमें एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। हेलमिंथ में एक मेल पैरासाइट होगा, एक फीमेल पैरासाइट होगा। तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर ये इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं। जितने हमारे हेलमिंथ हैं, जो एडल्ट वॉर्म है, मोस्टली किसी ना किसी की इंटेस्टाइन, किसी ना किसी, मैंने क्यों बोला, क्योंकि ह्यूमन में तो है ही, अपन के लिए अपने लिए पैथोजेनिक है, मतलब अपन को तो ये इन्फेक्शन कॉज ही कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ एनिमल में भी, जैसे हमारे जितने भी हैं गाय भैंस कुत्ते वगैरह, है ना, इनकी इंटेस्टाइन में भी ये ग्रो कर सकते हैं। उनको भी ये, कई ऐसे एनिमल हैं उनको ये डिसीज कॉज कर सकती है। अब अपन उनमें तो डिटेक्ट करते नहीं है, ठीक है। तो अपन सिर्फ अपने लिए ही बात करेंगे, अपन अपने लिए जो डिसीज कॉज करते हैं उतने ही पैरासाइट अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग जो होते हैं वो एडल्ट वॉर्म द्वारा ही आते हैं और ज्यादातर फीसेस द्वारा ये पास होते हैं। अगर अपनी इंटेस्टाइन में एडल्ट वॉर्म प्रेजेंट है, मान लो हमको किसी एडल्ट वॉर्म का, किसी भी हेलमिंथ का इन्फेक्शन है और हमारे इंटेस्टाइन में अगर वो एडल्ट वॉर्म प्रेजेंट है, तो उसके एग जो होते हैं वो हमारे स्टूल में पास आउट होते हैं, ठीक है। तो अपन को, जब अपन स्टूल की माइक्रोस्कोपी करेंगे तो नॉर्मली अपन को एडल्ट वॉर्म रेयरली दिखाई देते हैं, क्योंकि एडल्ट वॉर्म स्टूल के साथ पास आउट नहीं हो पाते। उनके जो एग हैं, एग को अपन ओवा भी बोलते हैं यहाँ पर, है ना। तो ओवा जो होते हैं उनको अपन स्टूल में डिटेक्ट करते हैं। साथ साथ में जो ओवा होते हैं, ओवा के अलावा वो सिस्ट फॉर्म में बना रहे हैं, तो अगर प्रोटोजोआ है तो सिस्ट बनाते हैं। तो सिस्ट जो होते हैं, ओवा और सिस्ट, 2 स्टेज हमको स्टूल में ज्यादातर देखने को मिलती है। लार्वा एग से ही बनते हैं। एग जो जब रप्चर होंगे तो वो शुरुआत में लार्वा में डेवलप होते हैं, लार्वा में वो प्रोड्यूस होते हैं। लार्वा जो स्टेज होती है उसमें कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जिनकी लार्वा स्टेज का एक अलग नाम दे दिया है हमारी मेडिकल फील्ड में। कौन कौन से पैरासाइट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है एक बार इस तरह से क्वेश्चन लार्वा स्टेज से। टीनिया सोलियम, है ना, ये पैरासाइट का नाम है, यहाँ पर पैरासाइट के नाम है, उनकी लार्वा स्टेज का नाम पहले दिखाया लिखा है यहाँ पे। उसका जो लार्वा स्टेज होती है उसको सिस्टीसरस सेल्यूलोस कहते हैं, है ना। सिस्टीसरकस सेल्यूलोस हम किसको, टीनिया सोलियम के लार्वा स्टेज को कहेंगे। और टीनिया सेजिनाटा जो है उसके लार्वल स्टेज को हम सिस्टीसरकस बोबिस कहते हैं, है ना। बोबिस जो शब्द निकला है, एक्चुअली बोबिस लेटिन से शब्द निकला है जिसका मतलब होता है गाय भैंस वगैरह, हमारे जो घर के जानवर होते हैं, है ना। तो बोबिस वहीं से वर्ड निकला है। टीनिया सेजिनाटा एक्चुअली हमारे गाय भैंस वगैरह में ही पाया जाता है। तो टीनिया सेजिनेटा का जो लार्वा स्टेज होगी उसे अपन सिस्टीसरकस बोबस कहेंगे। और टीनिया सोलियम के जो लार्वा स्टेज होती है उसे हम सिस्टीसरकस सेल्यूलोस कहेंगे, ठीक है। इकिनोकोकस अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इकिनोकोकस में, इकिनोकोकस का लार्वा स्टेज जो होती है वो हाइड्रेटेड सिस्ट कहलाती है। हाइमोनोलेपिस नाना जो इसकी जो लार्वा स्टेज होती है वो सिस्टीसरकोइड कहलाती है। नाम आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। स्ट्रोंगिलॉइड स्टरकोलिस, ये जो पैरासाइट है इसका जो लार्वा स्टेज होती है इसे अपन रेबडिटी फॉर्म कहते हैं। और माइक्रोफाइलेरिया के जो लार्वा स्टेज होते हैं उसको अपन फाइलेरी फॉर्म कहते हैं। तो ये नाम है बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये सारे के सारे नाम आपको याद होना ही होना चाहिए, है ना, एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। मेमोराइज कोई भी पॉइंट, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि सर मेमोराइज नहीं हो पा रहा, याद नहीं हो पा रहा है, तो आप एक मैसेज छोड़ दिया करो कम्युनिटी पे या फिर
व्हाट्सएप वाला जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर दिया करो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक वगैरह अपन बना सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं ट्रिक कम से कम ही बनाता हूँ, ऐसे ही अगर पढ़ के आप याद कर सके तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलो अब अपन वन बाय वन अपन एक एक पैरासाइट को देखते हुए चलेंगे। अपन बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर नहीं घुसेंगे क्योंकि पैरासाइटोलॉजी से जहां से क्वेश्चन बनते हैं वही अपन डिस्कस करेंगे। और पैरासाइटोलॉजी में स्टूल के पैरासाइट जो होते हैं उनमें दो चीजें अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और 99% केसेस में इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनसे ज्यादा और डिटेल में नहीं जाएगा क्वेश्चन। स्टूल पैरासाइट में नॉर्मली दो जगह से ही क्वेश्चन आते हैं। पहला है इसका डिसीज, ये कौन सी डिसीज कॉज कर रहा है, और दूसरा उसकी मार्फोलॉजी क्या है। जब तक अपन उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में वो किस तरह से दिखेगा, है ना। अपना क्लिनिकल पैथोलॉजी अपन पढ़ेंगे तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में अपन यही पढ़ने वाले हैं, स्टूल जब माइक्रोस्कोपी करेंगे तो अपन उसमें स्टूल पैरासाइट देखते हैं। ठीक है, तो दोनों जो सब्जेक्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी, दोनों एक दूसरे से कंबाइंड मिलते जुलते टॉपिक हैं। अपन स्टूल पैरासाइट अभी पढ़ रहे हैं, जब अपनी स्टूल माइक्रोस्कोपी आएगी तो थोड़ा सा अपन वहां पर भी इसके स्टूल पैरासाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको जितने भी अपन पैरासाइट है उनकी डिसीज कौन कौन सी हो रही है और उनके किस तरह से उनकी मार्फोलॉजी होती है वो आपको अपने दिमाग में बैठाते हुए चलना है। चलो पहला अपना है एंटामीबा हिस्टोरिटिका। एंटामीबा हिस्टोरिटिका ये जो होता है वो अमेबिक डायसेंट्री कॉज करता है। डायसेंट्री जिसमें पेशेंट को उल्टी, दस्त वगैरह, पेट दर्द होता है, ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो हमारी डायसेंट्री कहलाते हैं। तो डायसेंट्री दो होती है, एक हमारी अमेबिक डायसेंट्री जो स्टूल के पैरासाइट से होती है, एक हमारी बेसिलरी डायसेंट्री भी होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, वो अपन ने बैक्टीरियोलॉजी में डिस्कस की है। इसके अलावा इससे जो डिसीज होती है उसको अपन इंटेस्टिनल अमेबियोसिस भी बोलते हैं। अमेबियोसिस का मतलब अमीबा का इन्फेक्शन होगा तो उसे अपन अमीबियोसिस बोलेंगे। ठीक है, जब अपन प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ दो फॉर्म में है भाई, एक ट्रोफोजोइट, दूसरी सिस्ट फॉर्म में। तो इसका ट्रोफोजोइट जो होगा, जो एक्टिव फॉर्म में होगा, ये कैसा शेप में होता है, इरेगुलर। जितने भी हमारे अमीबा हैं, अमीबा इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। तो ये एंटामीबा जो है वो एक अमीबा है, तो इसका शेप कैसा होगा, इरेगुलर होगा। साइज जो होता है वो 20 से लेकर 30 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है। और ये जब चलते हैं तो स्यूडोपोडिया से चलते हैं। स्यूडोपोडिया मतलब अपनी ही बॉडी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाकर कैसे चलेंगे, जैसे हम आप लोगों ने केचुआ देखा होगा चलते हुए, केचुआ लेकिन अलग चलेगा, है ना। अपनी बॉडी को पहले आगे बढ़ाएंगे, एक बॉडी के एक पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, फिर पीछे वाले पार्ट को आगे की तरफ खिसका देंगे, है ना। तो इससे अपन कहते हैं जब आगे वाला एक पार्ट को वो आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो इसको अपन बोलेंगे कि स्यूडोपोडिया, ये अपने पैर बना रहा है ना। तो ये सूडो मतलब दिखता है, उसके जैसे दिखता है लेकिन होता नहीं। पोडिया मतलब पैर, है ना। स्यूडोपोडिया, एक्चुअली स्यूडोपोडिया का भी एक मतलब है, स्यूडो मतलब लगने जैसा, पोडिया मतलब पैर, पैर के लगने जैसे इसमें बॉडी बनेगी। जैसे आप इसको देखोगे, आप यहाँ पर एक्टिवली मोटाइल है ये ट्रोफोजाइट, तो इसमें आगे की तरफ एक भाग चला गया तो वो आपको ऐसे लगेगा जैसे पैर बन गया इसका, तो इसको अपन सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, तो सूडोपोडिया की मदद से ये चलते हैं। और अमीबा में ये जो अमीबा होता है एंटामीबा हिस्टोरिटिका, ये थोड़ी तेज गति से मूव करता है। बाकी की जो हमारे अमीबा होते हैं वो बहुत स्लो मूव करते हैं। ये बड़ी खास बात है इसमें एंटामीबा हिस्टोरिटिका की, कि ये तेजी से मूव करता है, बाकी के जो अमीबा हैं वो धीरे धीरे मूव करते हैं। ट्रोफोजोइट जो होते हैं उनको अपन आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टेनिंग का यूज करते हैं, बीएमबी, बफर्ड मैथिलिन ब्लू, उसको माउंट करके अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं ट्रोफोजोइट को। और आइडेंटिफाई करने के लिए अपन स्टूल का सैंपल हमारे पास है, तो स्टूल के सैंपल में हम ये दो तीन चीजें देखते हैं कि 20 से 30 माइक्रोमीटर का उसका साइज हो, स्यूडोपोडिया की मदद से चल रहा हो, और आपको उसकी मोटिलिटी से ही समझ में आएगा कि भाई पैरासाइट जो है वो, ट्रोफोजोइट जो है वो एंटामीबा हिस्टोरिटिका का है ना। साइज से ही आपको काफी कुछ समझ में आ जाता है। सिस्ट जो होगा, सिस्ट जितने भी होते हैं नॉर्मली वो राउंड शेप के होते हैं, तो इसका सिस्ट जो होगा वो भी राउंड शेप का ही होता है। और सिस्ट थोड़े से छोटे होते हैं ट्रोफोजोइट की कंपेरिजन में। ट्रोफोजोइट हमारा 20 से 30 था, जबकि सिस्ट जो होते हैं वो 12 से लेकर 16 माइक्रोमीटर के होते हैं। अब इसके सिस्ट अगर इमेचर फॉर्म में है तो उसमें 1 से 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। ये वाली इमेज है, इस इमेज को अगर ध्यान से देखो, मैं इसके ऊपर ही एक रफ इमेज बना रहा हूं, ये सिस्ट है। और सिस्ट में आपको
बीच में कुछ इस तरह से चार चार न्यूक्लियस दिख रहे हैं, है ना। तो अगर सिस्ट मैच्योर है तो मैच्योर सिस्ट में 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और अगर इमेच्योर है तो इमेच्योर के कंडीशन में सिर्फ 1 या 2 न्यूक्लियाई ही प्रेजेंट होते हैं हमारे एंटामीबा हिस्टोरिटिका के सिस्ट में, है ना। सिस्ट हमेशा राउंड फॉर्म में ही होंगे। और तो ट्रोफोजॉइट का कोई शेप नहीं होगा, लेकिन सिस्ट राउंड फॉर्म में होगा। ट्रोफोजॉइट 20 से 30 माइक्रोमीटर के होंगे, लेकिन सिस्ट जो होंगे वो 12 से 16 माइक्रोमीटर के होते हैं। ट्रोफोजॉइट एक्टिवली मोटाइल होते हैं, मतलब ये सूडोपोडिया से चलेंगे, जबकि सिस्ट एक्टिवली मोटाइल नहीं होते। ये खुद मोटाइल नहीं होंगे, ये तो अगर मान लो किसी फ्लूइड वगैरह में है तो वहां पर ये बहते हुए चले जाते हैं। इमेच्योर जो होगा उसमें 1-2 न्यूक्लियाई, पहचानने के लिए हम मोस्टली इसके न्यूक्लियाई से ही पहचानते हैं इसके सिस्ट को। अगर 4-4 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं तो फिर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इसके सिस्ट में 4 न्यूक्लियाई दिखते हैं मैच्योर फॉर्म में, और इमेच्योर फॉर्म में 1 से 2 न्यूक्लियाई इसमें दिख सकते हैं। अगले पैरासाइट पे बढ़ते हैं। अगला अपना पैरासाइट है जियार्डियल एम्ब्लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई जियार्डियल एम्ब्लिया। जियार्डियल एम्ब्लिया जो होता है वो ट्रेवलर्स डायरिया कॉज करता है। जितनी भी अपन डिसीज हैं ये पहले भी अपन एक टेबल में एक साथ पढ़ चुके हैं, तो डिसीज तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिसीज से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो डिसीज तो आपको बिल्कुल रटी हुई होना चाहिए। ट्रेवलर्स डायरिया का मतलब क्या है? ऐसे पेशेंट या ऐसे पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो जगह जगह का पानी पीने की वजह से पानी से इन्फेक्शन होने के चांसेस इसको ज्यादा होती है जियार्डियल एम्ब्लिया के, ठीक है। तो इसको अपन ट्रेवलर्स डायरिया कहते हैं। और साथ साथ में एक और डिसीज है स्टेटोरिया, बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टेटोरिया, इसको जरूर आप याद कर लें। स्टेटोरिया जो होता है वो अपने जियार्डियल एम्ब्लिया की वजह से ही होती है। स्टेटोरिया का मतलब क्या है? स्टेटोरिया का मतलब ये है कि पेशेंट अगर जब स्टूल करे तो उसका स्टूल एकदम येलो कलर का स्टूल पास आउट हो। और ये येलो कलर का होता किस वजह से है? फैट, अगर फैट बहुत ज्यादा निकल रहा है स्टूल के साथ तो उसका स्टूल जो होगा वो येलो कलर का होगा, एकदम येलो कलर का होता है। इस तरह के जो सिम्टम्स होता है वो हमारा स्टेटोरिया कहलाता है। उसमें डायसेंट्रिया वाले ही सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, पेट दर्द वगैरह उसका होगा, उल्टी दस्त वगैरह उसको लग सकती है, ठीक है। तो स्टेटोरिया जो होता है वो जियार्डियल एम्ब्लिया की वजह से होगा। एग्जाम में मोस्टली इस तरह से जब स्पेशल वर्ड निकल के आते हैं उनसे क्वेश्चन बनने के बहुत क्वेश्चन। इकोलाई से भी होता है, बिल्कुल किरण सही कह रहे हो आप, इकोलाई भी ट्रेवलर्स डायरिया को कॉज करता है, लेकिन इंपोर्टेंट जो पैरासाइट है वो जियार्डियल एम्ब्लिया को ही माना जाता है। ट्रेवलर्स डायरिया में मेन पैरासाइट जो है वो अपना जियार्डियल एम्ब्लिया है, ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था भाई, एग्जाम में इस तरह के अगर स्पेशल वर्ड होते हैं तो वो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली आप देखोगे प्रीवियस पेपर में स्पेशल वर्ड से क्वेश्चन ही ज्यादातर बनते हैं। बाकी फिर जितने भी स्टूल पैरासाइट हैं, एक चीज तो कॉमन है, डायरिया। डायरिया और डायसेंट्री जितने भी हमारे पैरासाइट है स्टूल के पैरासाइट, उनसे डायरिया तो हो गई होगा, उनसे दस्त तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। किरोजनी प्रधान, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर रखा है, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी चैट बॉक्स ओपन है ना, बहुत ज्यादा मैसेज आने लगते हैं तो मैं हैंड रेस की तरफ ध्यान देता हूँ। आप मैं डायरेक्ट मैसेज लिख सकते हो जो भी आपको डाउट है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जियार्डियल एम्ब्लिया का जो ट्रोफोजॉइट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी मार्फोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा मैंने कचरा भरा ही नहीं है, जितने पॉइंट रखे हैं सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सारे याद होना चाहिए अपने, इसमें सिंगल पॉइंट भी आप नहीं छोड़ सकते। मार्फोलॉजी में भी आप बुक में पढ़ोगे तो बहुत बड़ी मार्फोलॉजी होती है, उतना याद करना अपने लिए पॉसिबल नहीं होता। मेन बेसिक बेसिक पॉइंट जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने नोट्स में डाले हैं। ट्रोफोजॉइट जो होता है इसकी मार्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जियार्डियल एम्ब्लिया की, क्वेश्चन आए भी हैं प्रीवियस पेपर में। सामने से तो ये टेनिस रैकेट की तरह दिखता है और साइड से देखेंगे तो चम्मच की तरह दिखेगा। इसकी मार्फोलॉजी जो होगी, इसको जरा ध्यान से देखो इस इमेज को आप, है ना, ये इमेज कुछ इस तरह से है, ऐसी, ठीक है। तो जब अपन इसको सामने से देखेंगे तो आप लोगों ने टेनिस खेला होगा, टेनिस का रैकेट जो होता है उस तरह से ये सामने से दिखेगा। लेकिन इसी को अगर अपन फ्लिप कर दें, फ्लिप मतलब थोड़ा सा पलटा दें, तो ये चम्मच की तरह दिखेगा। तो दो तरह के शेप इसके माने जाते हैं, एक टेनिस रैकेट की तरह, दूसरा स्पून शेप की तरह, ठीक है। साइज जो होता है इसका 10 से 20 माइक्रोमीटर का साइज होता है। अब जियार्डियल एम्ब्लिया एक फ्लेजलेट है। फ्लेजलेट मतलब इसमें फ्लेजला प्रेजेंट होगा, और फ्लेजला प्रेजेंट होगा तो कितने फ्लेजला होते हैं इसमें? टोटल 8 फ्लेजला प्रेजेंट होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 10 से 20 माइक्रोमीटर का होगा और 8 फ्लेजला प्रेजेंट होंगे। उसमें 8 में से 4 जो होते हैं वो लेटरल होते हैं, 2 जो होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं,
और 2 जो होते हैं वो क्वाइडल होते हैं। इसका क्या मतलब है, 4 जो होते हैं वो लेटरल होते हैं। इसमें से आप इसकी अगर क्लियर इमेज देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, 4 जो होंगे वो लेटरल होंगे, बाहर की तरफ निकल के आएंगे, 2 जो होंगे वो वेंट्रल होंगे, 2 यहीं पर होंगे कुछ इस तरह से, और 2 जो होते हैं वो क्वाइडल, क्वाइडल मतलब नीचे की तरफ पूंछ बनाएंगे। क्वाइडल एक्चुअली क्वाइडा जो शब्द होता है इसका मतलब भी होता है हिंदी में पूंछ, है ना। 2 जो होंगे वो पूंछ बनाते हैं, 4 जो होते हैं वो बाहर की तरफ उसके हाथ जैसे बनाएंगे, जैसे हाथ बन रहे हो बाहर की तरफ, है ना। लेटरल मतलब बाहर की तरफ, लेटरल जो शब्द है इसका मतलब है बाहर की तरफ, वेंट्रल मतलब बीच में। तो 4 जो होंगे वो लेटरल होते हैं, 2 वेंट्रल होते हैं, और 2 जो होते हैं वो क्वाइडल होते हैं। इस तरह से टोटल जो होते हैं वो 8 फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पतंग की तरह भी, पुत्र ने लिखा पतंग की तरह भी थोड़ा थोड़ा दिखता है, बढ़िया। पतंग में जैसे आप लोगों ने पतंग उड़ाई होगी तो नीचे अपन एक पूंछ लगाते हैं ना, वही उसी तरह से इसमें 2 जो फ्लेजला होते हैं वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, इसे अपन क्वाइडल फ्लेजला बोलते हैं। और जब ये मोटिलिटी करते हैं, इनकी मोटिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। गिरते हुए पत्ते, इसको अपन इंग्लिश में फॉलिंग लीफ बोलते हैं, फॉलिंग लीफ। फॉलिंग लीफ मतलब कभी आप लोगों ने छत से भी किसी पत्ते को ऊपर से गिरा के देखना, या कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई सूखा पत्ता है और अगर वो पेड़ से गिर रहा है तो वो कैसे गिरता है, वो ऐसे पलटते हुए गिरता है ना। तो उस तरह की ही मोटिलिटी करेगा जब ये चलेगा, तो वो एकदम ऐसे नहीं चलेगा कि ऐसे चलते जो जा रहा है, ये पलटते हुए चलता है, फ्लिप करते हुए करता चलता है। तो इसको अपन, इसकी जो मोटिलिटी होती है इसको अपन फॉलिंग लीफ मोटिलिटी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी मोटिलिटी, तीनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। शेप इसका टेनिस रैकेट की तरह, स्पून की तरह, 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है, फ्लेजला 8 होते हैं, और फॉलिंग लीफ की तरह ये इसका ट्रोफोजोइड चलता है। तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा जियोडेलियम्बलिया से जो अपन पढ़ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पूरा टॉपिक जो अपन आज का पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल मत छोड़ना। पैरासाइटोलॉजी में जितने भी अपन ने, पैरासाइटोलॉजी में 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, एक मलेरिया पैरासाइट का, दूसरा जो अपन आज पढ़ रहे हैं स्टूल पैरासाइट। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है इन 2 टॉपिक से, ठीक है। सिस्ट पे चलते हैं अपन। सिस्ट या तो राउंड शेप में ही होते हैं, लेकिन इसका जो सिस्ट होता है वो थोड़े से ओवल होता है। ओवल मतलब अंडे के आकार का, ये आप देख रहे हो ना। तो सिस्ट नॉर्मली या तो राउंड होंगे या अंडे की तरह ही होंगे, है ना। इसका जो सिस्ट होता है वो ओवल होगा। साइज जो होता है वो 8 से लेकर 19 माइक्रोमीटर, है ना, 8 से 20 करके आप याद रख सकते हो। 8 से 20 माइक्रोमीटर इसका सिस्ट होता है। तो आप एक चीज देखोगे कि इसका ट्रोफोजोइट और सिस्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अपन ने इससे पहले जो पैरासाइट देखा उसमें ट्रोफोजोइट तो बहुत बड़ा था लेकिन सिस्ट छोटा था, लेकिन इसके ट्रोफोजोइट भी 10 से 20 माइक्रोमीटर के आसपास है, और सिस्ट भी लगभग उतना ही है, थोड़ा सा साइज उसका कम हो रहा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ पा रहा है इसमें, है ना। तो इस तरह से आप पढ़ते हुए चलते तो ध्यान में रहता है आपको, ट्रोफोजोइट का भी 10 से 20 और 8 से 18 करके आप याद कर लो। 8 से 18 इसका मतलब हल्का सा थोड़ा छोटा होता है ये सिस्ट इसका, ठीक है। सेंट्रल में इसका एक एक्सो स्टाइल प्रेजेंट होता है। एक्सो स्टाइल का मतलब क्या होता है भाई, जिस तरह से हम लोगों में एक रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, तो पैरासाइट में जो रीढ़ की हड्डी है उसे अपन इंग्लिश में एक्सो स्टाइल कहेंगे, मेडिकल टर्म में अपन एक्सो स्टाइल कहते हैं। और इसमें भी कुछ इसी तरह से बीच में एक एक्सो स्टाइल, एक रीढ़ की हड्डी दिखेगी, है ना, जो कि एकदम सेंट्रल में प्रेजेंट होगी। और एक छोर पर इसमें सिस्ट अपन देखेंगे तो 4 इसमें न्यूक्लियस अपन को देखने को मिलेंगे, एक छोर पर एक तरफ ही प्रेजेंट होंगे 4 न्यूक्लियस हमारे। इससे पहले वाले जो पैरासाइट था उसमें भी अपने 4 न्यूक्लियस दिखे, इसमें भी हमारे 4 न्यूक्लियस हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? इससे पहले वाले जो पैरासाइट था, कौन सा पैरासाइट था भाई, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा है अपना एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट था उसमें भी 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, और हमारे जियोडेलियम्बलिया में ही 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में एक बेसिक अंतर है कि उसके जो न्यूक्लियस थे वो उसके सेंटर में प्रेजेंट थे, जबकि इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एकदम छोर पर, एकदम कोने पे ही प्रेजेंट होते हैं। मैं इसकी एक रफ इमेज, जैसे एक ओवल है और एकदम छोर पे प्रेजेंट है ना। तो दोनों में कितना अंतर है सिस्ट में, आप स्टूल में अगर स्लाइड देख रहे हो तो आराम से पहचान सकते हो। अगर एकदम गोल है मतलब हमारा कौन सा हो गया पैरासाइट जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अगर ओवल है मतलब अपना जियोडेलियम्बलिया हो सकता है। 4 न्यूक्लियस है तो 4 न्यूक्लियस में अगर बीच में है तो हमारा एंटामीबा हो गया, एकदम छोर पे है तो वो अपना जियोडेलियम्बलिया होगा, ठीक है।
फिर तीसरी एक और चीज बड़ी खास बात है, एक्सो स्टाइल। एक्सो स्टाइल हमारा एंटी अमीबा में था ही नहीं। एक्सो स्टाइल मतलब बीच में एक लकीर टाइप की प्रोमिनेंट लकीर आपको दिख रही है, तो इसका मतलब जो पैरासाइट है, जो सिस्ट है, वो किसका है, हमारा जियाइडिया लेम्बलिया का। तो इसमें एक्सो स्टाइल प्रेजेंट होती है, 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस जो होंगे वो छोर पे प्रेजेंट होंगे, शेप जो होगा वो ओवल शेप में होगा। इसके अलावा साइज में भी थोड़ा सा वेरिएशन है। इसका जो सिस्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 12 से लेकर 16 माइक्रोमीटर का होगा, जबकि जियाइडिया लेम्बलिया का जो साइज होता है वो 8 से लेकर 18 तक का होता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं अपन। अगला पैरासाइट है अपना बैलेंटिडियम कोलाई। पैरासाइट में जो अपने प्रोटोजुआ हैं, उसमें प्रोटोजुआ में सबसे बड़ा प्रोटोजुआ होता है हमारा बैलेंटिडियम कोलाई, लार्जेस्ट प्रोटोजुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी डायसेंट्री कॉज करता है। नॉर्मली जितने भी अपन स्टूल के पैरासाइट पढ़ रहे हैं, वो डायरिया और डायसेंट्री तो कॉज करते ही करते हैं। ठीक है, डायसेंट्री कॉज करता है, लेकिन इसका डायरिया डायसेंट्री में थोड़ा अंतर है। अल्सर भी प्रोड्यूस करता है ये अल्सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्सर, अल्सर करता क्यों है, आराम से समझ सकते हो भाई। इसकी इमेज देखकर, इसकी मार्फोलॉजी देखकर आप समझ सकते हो कि ये अल्सर कर क्यों रहा है। पहले अपन इसकी मार्फोलॉजी समझ लेते हैं, है ना, फिर अपन चलेंगे। इसका ट्रोफोजोइड जो होता है, इसका ट्रोफोजोइड टेपरिंग एंड के साथ होता है। टेपरिंग एंड, इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने कभी बचपन में वो घुमाई है, क्या बोलते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, नीचे घुमाने का रहता था, कोई अगर वर्ड में बता सके तो। बचपन में अपन एक घुमाया करते थे, मुझे फिलहाल ध्यान में नहीं आ रहा, कुछ इस तरह चक्री टाइप की रहती थी। लट्टू, लट्टू, हाँ हाँ, लट्टू बोरा कुछ ऐसा कहते थे ना। तो हाँ, बहुत बढ़िया है ना, लट्टू टाइप का है ना, लट्टू से याद रख लो आप। बचपन में अपन एक लट्टू घुमाया करते थे, जिसमें रस्सी बांध के अपन ने ऐसे फेंक दो तो वो लट्टू फिर घूमता रहता था, है ना। भवरा भी कई जगह भवरा बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं, जो भी बोलते हो, ठीक है। तो कुछ उसी तरह का होता है ये जो होता है वो कुछ उसी तरह का ही होता है। टेपरिंग एंड होता है। टेपरिंग एंड मतलब नीचे की तरफ ये थोड़ा नुकीला है और ऊपर की तरफ गोल है, लट्टू की तरह है। अपना जो बचपन में अपन लट्टू घुमाते थे उसी तरह ही होता है ये। बीच में नीचे की तरफ इसमें एक एंड होता है, टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड मतलब नुकीला, नुकीला है। और साथ साथ में ये चक्रीय मूवमेंट करता है। चक्रीय मूवमेंट मतलब हमारे लट्टू की तरह, लट्टू जो होता है वो हमारा घूमता रहता है, उसी तरह से इसका मूवमेंट भी जो होता है वो घूमने वाला होता है। तो आप सोचो, एक तरफ ये नुकीला है, दूसरी तरफ ये घूम रहा है, तो दोनों चीजें हो गई इसमें। तो घूमेगा भी और नुकीला भी है, मतलब ये जहां पर प्रेजेंट होगा वहां पर आसपास के जो टिश्यू होंगे वहां पर वो छेद कर देगा। वो छेद कर देगा मतलब हमारे अल्सर प्रोड्यूस कर देगा। तो अब समझ में आ रहा है आपको, बेलेंटिडियम कोलाई जो होता है वो अल्सर करता है, हमारे जो इंटेस्टाइन होता है वहां पर अल्सर कर देगा। और अल्सर करता क्यों है, क्योंकि इसकी मार्फोलॉजी कुछ इसी तरह की है। ये एक तरफ से नुकीला है, और नुकीला होने के साथ साथ इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो चक्रीय मूवमेंट हो रहा है, घूमते हुए मूवमेंट करता है। और घूमने की वजह से ये जहां पर प्रेजेंट होता है वहां पर ये टिश्यू में डैमेज कर देता है, टिश्यू को डैमेज कर देता है, अल्सर बना देता है भाई, है ना। तो ये डायसेंट्री तो कॉज करेगा ही, अपना स्टमक पेन होगा ही इससे, लेकिन बड़ी खास बात है ये हमारे इंटेस्टाइन में अल्सर प्रोड्यूस कर देता है। इसका साइज जो होता है बहुत बड़ा है भाई, 50 से लेकर 100 माइक्रोमीटर का साइज होता है। एक तो साइज भी बड़ा है, बड़े साइज का है, चक्रीय मूवमेंट कर रहा है, एक तरफ से नुकीला है, तो हमारे लिए बड़ा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें एक किडनी के आकार का मैक्रोन्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं भाई इसमें, है ना। अभी तक अपन ने 2 पैरासाइट पढ़े, उसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। बेलेंटिडियम कोलाई जो हमारा होता है, इसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एक बात जरा ध्यान देना आप, माइक्रोस्कोपी अपन करते हैं तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये अपन को बहुत आराम से दिख नहीं पाते। एक्चुअली स्टूल के पैरासाइट तो बहुत आराम से दिख ही नहीं पाते। जिनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो बहुत एक्सपर्ट है स्टूल की माइक्रोस्कोपी करने में, वो लोग ही स्टूल की माइक्रोस्कोपी आराम से कर पाते हैं। तो पहली बात तो पैरासाइट का दिखना ही बहुत बड़ी बात है। पैरासाइट अगर आपने देख लिया तो उसमें न्यूक्लियस को पहचानना, उसको न्यूक्लियस कितने हैं ये डिटेक्ट करना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत एक्सपर्टाइज का काम होता है ये, है ना। लेकिन आपने भाई पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम की अपन तैयारी कर रहे हैं, अपन यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा अपन को थियोरिटिकल नॉलेज लेते हुए चलना पड़ रहा है।
और एग्जाम में नॉर्मली इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। बेलेंट्रिडियम कोलाई जो होता है इसमें दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दो न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है, तो बड़ा को अपन मैक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे। जो मैक्रो न्यूक्लियस होगा वो किडनी के आकार का होगा, और जो छोटा होता है वो राउंड होगा। दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। आप ये इमेज देख रहे हो, इस इमेज में आपको दिख ही नहीं रहा होगा एक्चुअली, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान से देखने पे अपन को समझ में आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक बड़ा है किडनी के आकार का, एक छोटा है राउंड का, है ना। दो तरह के इसके दो न्यूक्लियस इसमें बेलेंट्रिडियम कोलाई में प्रेजेंट होते हैं। सिस्ट की बात करेंगे अपन, इसके सिस्ट जो होगा वो उसका स्फेरिकल या ओवल होगा, या तो गोल होगा या फिर अंडे के आकार का होगा। साइज जो होता है इसका 50 से लेकर 70 माइक्रोमीटर का होता है। सिस्ट का साइज थोड़ा सा ही छोटा होता है इसका। देखो आप, ट्रोफोजाइट 50 से लेकर 100 तक के थे, थोड़ा छोटा हुआ तो 50 से लेकर 70 तक के इसके सिस्ट बनते हैं, है ना। हमेशा ट्रोफोजाइट से सिस्ट जो होगा वो थोड़ा सा छोटा ही होगा। कई बार उसका साइज थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाता है, कई बार थोड़ा कम छोटा होगा, है ना। तो आप बेसिकली आप ट्रोफोजाइट के साइज को याद रख लो, है ना। देखो, याद करने का कुछ इसी तरह से तरीके होते हैं जितने भी हमारे पैरासाइट हैं। अगर आप सिर्फ ट्रोफोजाइट को याद कर लो, तो प्रोटोजोआ में अगर आप ट्रोफोजाइट के साइज आपको याद है, तो उनके सिस्ट को साइज को आप दिमाग में ला सकते हो कि भाई इतना साइज इसका होना चाहिए, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए, है ना। तो सबके ट्रोफोजाइट के साइज अलग अलग हैं, तो उनके ही सिस्ट जो है उनके मिलते जुलते साइज के हैं। मिलते जुलते मतलब उनसे साइज से थोड़ी सी कम हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रोफोजाइट 50 से 100 माइक्रोमीटर का है, जबकि सिस्ट जो है होता है वो 50 से लेकर 70 माइक्रोमीटर साइज का होता है। इसमें भी भाई सिस्ट जो होता है, इसमें भी आप देखो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिख रहा है, ये अपने किडनी शेप का दिख रहा है। हालांकि इसमें छोटा न्यूक्लियस आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन प्रेजेंट होता है। छोटा न्यूक्लियस जो होता है वो एकदम छोटा होगा और राउंड होगा। बड़ा जो होता है वो मैक्रोन्यूक्लियस किडनी के आकार का होगा। तो यहाँ पर आपको किडनी के आकार का न्यूक्लियस तो बड़े आराम से दिख रहा होगा, हाईलाइट हो रहा है आपका किडनी का बड़ा वाला न्यूक्लियस। छोटा जो होता है वो राउंड होता है, बहुत छोटा होता है, अपन को आराम से दिखता नहीं। इस इमेज में यहाँ पर मैंने किया है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। सौरभ ने लिखा है सर पहले सिस्ट बनेंगे या फिर पहले ट्रोफोजॉइड बनेंगे। सौरभ का ये मैसेज है। सौरभ, सिस्ट और ट्रोफोजॉइड ये पहले और बाद वाली स्टेज नहीं है। ये तो जब भी पैरासाइट को ऐसा लगा, जो भी ट्रोफोजाइट है वो एक्टिवली फॉर्म में है, उसको ऐसा लगा कि बाहर का एनवायरनमेंट हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, तो वो अपने आप को एक कवर में ढाक लेगा। उस कवर का ही नाम है सिस्ट, ठीक है। और जैसे ही उसको एनवायरनमेंट ऐसा लगेगा कि एनवायरनमेंट अपना अच्छा हो चुका है, तो उसने अपने कवर को दोबारा से हटा देगा, तो वो दोबारा से ट्रोफोजाइट बन जाएगा। तो ट्रोफोजाइट और सिस्ट ये दोनों जो होते हैं वो एक्चुअली स्टेज नहीं है। स्टेज अपन बोलते जरूर है कि स्टेज है इसकी, लेकिन ये सिस्ट जो होता है वो ट्रोफोजाइट में, ट्रोफोजाइट जो होता है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। हाँ, प्रीसिस्ट भी हो सकता है, बिल्कुल सही। सिस्ट जब बनते हैं तो उससे पहले की स्टेज हमारी प्रीसिस्ट भी कहलाती है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका यंग जो सिस्ट होता है भाई, इसकी स्टेज में वैसे तो प्रीसिस्ट भी है, सही कह रहे हैं आप लोग बिल्कुल। तो सिस्ट बनेगा तो उससे पहले की स्टेज जो होंगी वो कई बार वो थोड़ी सी अलग होती है ना। भाई ऐसा तो है नहीं कोई उनके पास जादू की वो है तो नहीं कि अपने इन्वायरमेंट दिखाओ और उन्होंने एक बटन दबाई और अपनी तरह तो है नहीं कि अपन ने कंबल ओढ़ ली, है ना। उनके जो सिस्ट बनेंगे तो थोड़ी सी प्रोसेस के थ्रू बनेंगे। प्रोसेस में थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा, तो टाइम पीरियड में उनके सिस्ट बनने के दौरान कई बार जो पैरासाइट होंगे वो उनसे सिस्ट और ट्रोफोजॉइट के बीच की स्टेज दिखेंगे। मतलब ट्रोफोजॉइट और सिस्ट के बीच की जो स्टेज है वो भी हमको दिखेगी, तो वो हमारी प्री सिस्ट कहलाएगी ना। अब ज्यादा डिटेल में अपन जान ही रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से प्री सिस्ट वगैरह से क्वेश्चन आते नहीं है, तो अपन बेसिकली दो चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। हालांकि आप सही कह रहे हो, प्री सिस्ट भी होता है ना। इसका जो यंग सिस्ट होता है उसमें कॉन्टेक्टाइल बैक्यूल दिखाई देते, बड़ी इंपोर्टेंट वर्ड है ये। कॉन्टेक्टाइल बैक्यूल के थ्रू हम इसको, जितने भी हमारे सिस्ट हैं उसमें एक यही एक बेलेंटिडियम कोलाई है जिसमें बैक्यूल प्रेजेंट होगा। आप यहाँ पर देखो एक एरो बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक जो जगह है वो स्पेस खाली दिख रहा है, ये जो खाली जगह है इसको अपन बैक्यूल बोलते हैं। और ये हमेशा बेलेंटिडियम कोलाई के ही सिस्टम में प्रेजेंट होती है, बाकी किसी के भी सिस्टम में ये बैक्यूल प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगा, है ना। ये बड़ी खास बात है इसकी। तो दो तीन पॉइंट है अपने, एक तो साइज आपको याद रखना है 50 से 70 माइक्रोमीटर सिस्ट का होगा, किडनी के आकार का मैक्रो, और एक माइक्रो न्यूक्लियस जो होगा वो राउंड का, और यंग अगर सिस्ट है तो उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल बैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगले पैरासाइट पे पढ़ते हैं अपन, चलते हैं। अगला अपना प्रोटोजोआ है क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम। छोटा
प्रोटोजोआ है, सबसे छोटा भी अपन इसको बोल सकते हैं क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम। ये जो होता है ये भी डायरिया कॉज करेगा, और खासतौर पर यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चे होते हैं उनमें डायरिया कॉज करता है, या फिर एडल्ट पर्सन में जिनकी इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी में जो अपने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अपन किसको बोलते हैं, HIV पॉजिटिव पेशेंट को। HIV पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, तो वो छोटे छोटे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कॉमन सेंस भी हो, उनसे भी उनको डिसीज हो सकती है ना। नॉर्मली जो HIV वाले जो पेशेंट होते हैं वो HIV वायरस की वजह से नहीं मरते, बल्कि HIV की वजह से उनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है, तो उनको नॉर्मल कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे डिसीज नहीं भी होती हो वो भी उन पे अटैक कर देता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो HIV वाले पेशेंट होते हैं वो HIV वायरस की वजह से नहीं मरते, बल्कि दूसरे बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन की वजह से मरते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है सिर्फ उनको ही इन्फेक्शन कॉज करता है क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम। ठीक है, इसका जो ऊसिस्ट होता है, ऊसिस्ट एसिड फास्ट स्टेन के थ्रू ही दिखता है, और एसिड फास्ट स्टेन में हमको एक स्पेशल स्टेनिंग करनी पड़ती है। स्पेशल मतलब प्रोसीजर में थोड़ी सी डिफरेंट है, ये अपन ने पढ़ा है भाई, किन्नॉन मेथड अपन इसको बोलते हैं। किन्नॉन मेथड में अपन कार्बोल फ्यूजन को ज्यादा गर्म नहीं करते, और जो H2SO4 होता है वो अपना कम परसेंटेज वाला होता है। ये अपनी प्रोसीजर अपन ने पहले पढ़ चुकी है, तो अपन यहाँ पर प्रोसीजर पे नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टूल के सैंपल में अपन को ऐसा लगता है कि ये पैरासाइट हो सकता है तो अपन AFB करेंगे, लेकिन AFB की जो प्रोसीजर होगी उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। उस मेथड को अपन किन्नॉन मेथड कहते हैं। किन्नॉन मेथड में कार्बन फ्यूजन गर्म नहीं करते, साथ साथ में H2SO4 का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है। ठीक है, 1%, बढ़िया राजुल ने लिख दिया, 1% का H2SO4 अपन यूज करते हैं, उसके थ्रू अपन स्टेनिंग करेंगे। तो अपन माइक्रोस्कोपी के थ्रू देख सकते हैं, और आप देखोगे इसका जो सिस्ट है बड़े छोटे साइज का है, केवल 4 से 5 माइक्रोमीटर का होता है ना, छोटा है ना। अपना बेलेंटिडियम कोलाई सबसे बड़ा था, ये क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम जो होता है वो छोटा होता है, सबसे छोटा भी अपन इसको बोल सकते हैं, 4 से 5 माइक्रोमीटर का साइज का होता है। मेचर जो होगा इसका सिस्ट, उसमें स्पोरोजोइट हमको दिखेंगे, हालांकि मेचर स्पोरोजोइट में भी स्पोरोजोइट होते हैं, माइक्रोस्कोपी में देखना इतना सरल नहीं है कि अपन ने लिख दिया कि भाई स्पोरोजोइट दिखते हैं, तो दिखते नहीं कह सकते, होते हैं, है ना। आपको याद रखना है कि इसमें मेचर जो सिस्ट होगा उसमें स्पोरोजोइट प्रेजेंट होंगे। स्पोरोजोइट मतलब आप ये मान सकते हो कि अंडे के अंदर चूजे प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसी का तरह एक और इसका भाई होता है, बड़ा भाई, थोड़ा बड़ा भाई, आइसोस्पोरा बेली। दोनों जो है वो अपने कोकाइडियन है। कोकाइडियन अपन ने शुरुआत में पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, क्या होते हैं कोकाइडियन, ऐसे पैरासाइट जो राउंड में है, स्फेरिकल में है, तो जिनमें चलने के लिए, मोटिलिटी करने के लिए, मोटाइल करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, फ्लैजेला वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं जिनमें, तो ये खुद मोटाइल नहीं होते, ये तो जहां बहते हुए चले जा रहे हैं तो वहां बहते हुए चले जाते हैं। तो कोकाइडियन में हमारे स्टूल वाले पैरासाइट में दो हैं हमारे, एक तो अपन ने क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम पढ़ लिया, दूसरा हमारा है आइसोस्पोरा बेली। क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम का ही एक बड़ा भाई है ये भी डायरिया कॉज करेगा, सेम यंग छोटे बच्चों को डायरिया कॉज करेगा, और HIV पेशेंट हैं उनमें ये डायरिया डायसेंट्री कॉज करते हैं। ठीक है, हाँ, इसको हीट नहीं करते, हर से सही कह रहे हो, है ना। टीबी मोस्टली होती है क्या, टीबी नहीं होती इससे करण, टीबी होती नहीं इससे, टीबी वाला बैक्टीरिया अलग है, वो अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी वाली प्रोसेस है, टीबी वाली जो अपनी एसिड फास्ट स्टैनिंग है ना, ये भी एसिड फास्ट स्टेन से ही स्टेनिंग हो पाते हैं किन्नॉन मेथड के थ्रू। साइज जो होगा इसका 20 से लेकर 30 माइक्रोमीटर का। क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम एकदम छोटे थे, 4 से 5 माइक्रोमीटर के, ये जो होते हैं वो 20 से 30 माइक्रोमीटर के होते हैं। इसमें मेचर जो यूसिस्ट होता है इसमें 2 स्पोरोसिस्ट होते हैं और 4 स्पोरोजोइट उसमें प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर देखो, ये वाली इमेज में थोड़ा सा आपको स्पोरोसिस्ट जो होते हैं वो आपको ज्यादा क्लियर दिख रहे हैं। इसमें ये जो दिख रहे हैं वो स्पोरोसिस्ट है, मतलब इसका सिस्ट जो होगा वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसको अपन स्पोरोसिस्ट बोलेंगे। इस स्पोरोसिस्ट के अंदर स्पोरोजोइट प्रेजेंट होंगे, 4 स्पोरोजोइट। आपको तो बस याद रखना है कि भाई आइसोस्पोरा बेली में 2 स्पोरोसिस्ट और 4 स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजोइट को आप
एक चूजे से याद रख सकते हो कि एक अंडे के अंदर एक चूजे प्रेजेंट है, तो इसके अंदर 4 चूजे प्रेजेंट होंगे, है ना। हालांकि माइक्रोस्कोपी में अपन को बड़ी मुश्किल से दिखते हैं। बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप, बहुत अच्छी आपकी स्टेनिंग मेथड होना चाहिए, तभी आपको ये इतने ज्यादा डिटेल में दिख पाएंगे। चलो आगे। सर इसके सिस्ट और ट्रोफोजोइट नहीं बनते क्या, सौरभ ने लिखा है। ये इसके सिस्ट ही हैं, आइसोस्पोरा बेली और क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम। इनके अपन को सिर्फ सिस्ट ही दिखेंगे माइक्रोस्कोपी में, इनके अपन को ट्रोफोजोइट नहीं दिखते, है ना। बनते दोनों ही हैं, लेकिन अपन को माइक्रोस्कोपी में इनके सिस्ट ही दिख पाते हैं, क्योंकि अपन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो एसिड फास्ट स्टैन के थ्रू ट्रोफोजोइट जो होते हैं वो तो डेड हो ही जाते हैं नॉर्मली, अपन को सिर्फ सिस्ट ही दिख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन हेलमिंथ पे। हेलमिंथ की लिस्ट और लंबी है भाई। हेलमिंथ में अपना पहला है सिस्टोसोमा। पहले अपन है ना 1 बाय 1 ट्रेमेटोड, पहले अपन ट्रेमेटोड पढ़ेंगे, फिर सिस्टोड पढ़ेंगे, फिर नेमेटोड पढ़ेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन की टेबल मैंने शुरुआत में डाल दी थी, बाकी अपने जितने पैरासाइट है वो अपन 1 बाय 1 लेते हुए चलते हैं। पहला अपना सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा, अब देखो हेलमिंथ में जब अपन एडल्ट वॉर्म की बात करेंगे तो एडल्ट वॉर्म में मेल अलग होते हैं, मेल की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो अलग होती है, साइज जो होता है वो अलग होता है, फीमेल का अलग होता है ना। और कॉमनली आप देखोगे एडल्ट वॉर्म में तो फीमेल का जो साइज होता है वो मेल के कंपैरिजन में बड़ा होता है ना। अपने ह्यूमन बीइंग में आप देखोगे, अपने इंसानों की बात करेंगे तो फीमेल जो होती है वो मेल के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है ना। आप देखोगे, आप जब भी जोड़े देखे हुए तो पत्नी जो होती है वो छोटी दिखेगी, पति जो होंगे थोड़े बड़े दिखेंगे। यहाँ पर पैरासाइट में उल्टा चलता है भाई। पैरासाइट में पत्नी जो होती है वो बड़ी होती है और पति जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, है ना। आपको इस तरह से याद रखना है। तो एडल्ट बॉम्ब दोनों तरह से होंगे भाई, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। मेल जो होता है वो 10 to 15 mm बड़े साइज का है। एमएम मतलब ये अपन को नॉर्मली आंखों से दिख सकता है ना, माइक्रोमीटर बहुत छोटा साइज है, एमएम मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर आप आराम से आंखों से देख सकते हो। तो कोई भी एडल्ट वॉर्म अगर स्टूल के साथ पास आउट हो गया, स्टूल के साथ अगर वो बाहर निकल गया, तो आप स्टूल के सैंपल में उस एडल्ट वॉर्म को आराम से देख सकते हो, है ना। 10 से 15 mm लंबा होता है और इसमें एक ट्यूबरकुलेटेड क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ट्यूबरकुलेटेड क्यूटिकल द्वारा ये कवर होता है। मतलब ये वाली इमेज आप देखो, इस इमेज में ध्यान से देखना आप, पैरासाइट जो है वो कुछ इस तरह से है ना। आप लोगों ने केंचुए देखे हैं सारे, तो केंचुओं की तरह से ही इनकी अपनी एक दुनिया होती है जीतने का। चलो, तो पैरासाइट आपको ये दिख रहा है, ये पैरासाइट है। तो केंचुए की तरह जितने भी हमारे एडल्ट वॉर्म है नॉर्मली ये केंचुए की तरह दिखते हैं, तो ये भी कुछ इस तरह से ही है। लेकिन इसमें ऊपर की तरफ एक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटी मतलब इसके ऊपर की एक मेम्ब्रेन है, लेकिन ये मेम्ब्रेन भी पूरे पैरासाइट पे नहीं कवर हुई है, आधे पैरासाइट पे कवर हुई है ना, और मुड़ी हुई है। तो मुड़ी हुई है इसीलिए अपन इसको ट्यूबरकुलेटेड कहेंगे, है ना। ट्यूबरकुलेटेड क्यूटिकल इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और फीमेल जो होती है वो लंबी होती है, इससे लॉन्ग होती है, पतली होती है। साइज जो होता है इसका 20 mm का। मेल का साइज 10 से 15 और फीमेल का साइज 20 mm का साइज होगा। ह्यूमन और पैरासाइट में पैरासाइट ने बाजी मार ली, काजल ने कहा। हाँ, पैरासाइट ने बाजी मार ली फीमेल में, ठीक है। चलो इसका ग्रेविड वॉर्म, ग्रेविड मतलब क्या होगा भाई। अब देखो यहाँ पर मेल और फीमेल है, तो ये भी प्रेग्नेंट होंगे, फीमेल जो वॉर्म होती है वो प्रेग्नेंट होंगी। तो प्रेग्नेंट जो वॉर्म है उनको अपन ग्रेविड वॉर्म बोलते हैं, है ना। तो ग्रेविड वॉर्म में इनमें करीब 20 से लेकर 200 एग तक प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो होते हैं वो एग करेंगी, फीमेल वॉर्म जो होंगी वो एग प्रोड्यूस करेंगी। तो फीमेल जो वॉर्म होती है उनमें 20 से लेकर 200, एक बार में ये 200 पैरासाइट को प्रोड्यूस कर सकती है, 200 एग को ये प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके जो एग हैं उनको अपन ओवा बोलते हैं भाई। ओवा जो होते हैं वो ओवॉइड, ओवॉइड मतलब ओवल शेप के होंगे, लेकिन एकदम ओवल नहीं होते, तो उनको अपन ओवोइड कहेंगे, मतलब अंडे की तरह, है ना। ओवल और ओवोइड दोनों दो वर्ड हैं, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ओवल मतलब अंडे की तरह, एकदम अंडे की तरह, मतलब उसको अपन ओवल बोलेंगे। ओवोइड शब्द आ रहा है, इसका मतलब एकदम अंडे की तरह नहीं है, थोड़े अंडे के जैसा,
उसको अपन ओवोइड बोलते हैं। तो ये वाली इमेज जरा देखो आप, इस इमेज को देखोगे आप तो इमेज में आप अंडे की तरह तो दिख रहा है, लेकिन एक तरफ थोड़ा पतला हो गया, एक तरफ थोड़ा ऐसा हो गया, तो एकदम अंडे की तरह नहीं है, तो इसको अपन ओवोइड बोलेंगे। ओवोइड होता है ब्राउनिश येलो कलर सेल के साथ होता है। ध्यान देना जरा आप, स्टूल के पैरासाइट जब भी पढ़ोगे आप, स्टूल के पैरासाइट में ये जो ओवा का कलर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवा में कुछ ओवा ऐसे होते हैं जब अपन उनको स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग एक्चुअली लुगल्स आयोडीन के थ्रू, लुगल्स आयोडीन के थ्रू। देखो अपनी क्लिनिकल पैथोलॉजी इसके बाद होने वाली है, तो वो अपना आएगा उसमें। तो स्टूल जब अपन देखते हैं माइक्रोस्कोपी में, आप लोगों ने की होगी, तो स्टूल की माइक्रोस्कोपी में अपन को दो तरह की स्लाइड बनाना पड़ती है, एक नॉर्मल स्लाइड के थ्रू, दूसरी लुगल्स आयोडीन के थ्रू। नॉर्मल स्लाइड की जो स्लाइड बनती है वो ट्रोफोजॉइट देखने के लिए होती है और एडल्ट वॉर्म देखने के लिए होती है। एडल्ट वॉर्म नॉर्मली अपन को स्लाइड जरूरत ही नहीं पड़ती, ट्रोफोजॉइट के लिए अपन नॉर्मल स्लाइड बनाते हैं। और जो लुगल्स आयोडीन की स्लाइड होती है वो हमारी ओवा को देखने के लिए होती है। तो कुछ ओवा जो होते हैं वो लुगल्स आयोडीन से स्टेन हो जाते हैं, और लुगल्स आयोडीन से जब स्टेन होंगे तो वो किस कलर में होंगे? ब्राउन कलर में। कई बार ये ब्राउन से थोड़ी सी येलो कलर में होंगे, तो उनके कलर के अकॉर्डिंग भी अपन उनके ओवा को पहचान सकते हैं, क्योंकि ओवा में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं मिलेगा आपको, तो कलर के वेरिएशन के आधार पर भी आप ओवा को पहचान सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कुछ ओवा जो होंगे वो ब्राउनिश कलर के दिखेंगे, ब्राउनिश येलो कलर के दिखेंगे, जबकि कुछ जो होंगे वो हमको कलरलेस दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट दिखेंगे, क्योंकि वो लुगल्स आयोडीन के कलर को नहीं ले रहा है। ठीक है, तो जब इसका ओवा अपन देखेंगे तो ओवा को जब अपन लुगल्स आयोडीन में देखते हैं तो लुगल्स आयोडीन में ये ब्राउनिश येलो कलर का दिखेगा। साइज जो होगा इसका 110 से लेकर 170 माइक्रोमीटर इसका साइज होगा। और एक बड़ी खास बात है इसमें, एक पोल पर इसमें टर्मिनल स्पाइन प्रेजेंट होगा ओवा में। ओवा में एक अलग से एक टर्मिनल स्पाइन, एक कांटे के आकार की एक आपको संरचना दिखेगी। ये जो कांटे के आकार की संरचना है इसको अपन इसका स्पाइन बोलते हैं। एक पोल पर प्रेजेंट होगा, मतलब एक सिरे पर ही प्रेजेंट होगा, इसे अपन इसका टर्मिनल स्पाइन बोलते हैं। और ये टर्मिनल स्पाइन जो है ये इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। मतलब एक बहुत सारे पैरासाइट ऐसे हैं जिनमें एक कोई एक स्पेशल चीज है जो अगर उसमें प्रेजेंट है तो आप उसको आराम से पहचान सकती हो, वो उसका आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, मार्क कहलाएगा, है ना। हालांकि इस तरह से आपको डेफिनेशन मिलेगी नहीं बुक में। तो पोल पर अगर टर्मिनल स्पाइन है मतलब आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, ओवा जो है वो डेफिनेटली सिस्टोसोमा का ही ओवा है, और कोई पैरासाइट हो ही नहीं सकता। अगर उसमें आपको अंडा दिख रहा है और अंडे में एक अलग से एक कांटा हुआ निकला हुआ दिख रहा है तो वो हमारा ओवा जो हुआ वो सिस्टोसोमा का ओवा होता है। अगले पे चलते हैं अपन, अगला है अपना फेसियोला। फेसियोला में दो स्पीसीज अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो तरह के ग्रुप में अपन इसको डिवाइड करते हैं। जितनी भी स्पीसीज हैं भाई, स्पीसीज में पैरासाइट की लिस्ट तो लंबी आएगी अपने लिए। दो जो जितने भी ये जो पैरासाइट है उनको अपन दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप कहलाता है फेसियोला बस्की और दूसरा कहलाता है फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला बस्की और फेसियोला हिपेटिका ये एक्चुअली जिस जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पर इसका नाम है। अगर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो इसको अपन बस्की बोलेंगे, और अगर लीवर में प्रेजेंट है तो इसको अपन हिपेटिका बोलेंगे। एक्चुअली हिपेटिक जो शब्द है, हिपेटिक शब्द का मतलब ही होता है लीवर। आप हेपेटाइटिस शब्द सुना होगा आपने, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में इन्फ्लामेशन। तो हिपेटा जो शब्द है इसका मतलब है लीवर, है ना। तो हिपेटिका मतलब लीवर में प्रेजेंट है, लीवर फ्लूक बोलेंगे अपन उसको। और अगर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इंटेस्टिनल फ्लूक है, तो उसको अपन फेसियोला बस्की बोलेंगे। इसका जो एडल्ट वॉर्म होता है बिल्कुल अलग है, पत्ते की तरह प्रेजेंट होता है, पत्तियों के आकार का इसका एडल्ट वॉर्म प्रेजेंट होता है। मैं इसमें साइज मेंशन नहीं कर पाया, बाद में मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, आप बुक में देख लेना इसका साइज कितना होता है। साइज अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, छूट गया होगा मेरे से कोई दिक्कत नहीं भाई, अपन मैं बाद में इंक्लूड कर दूंगा, आप लोग बाद में ऐड कर लेना। ओवा जो होता है इसका, उसमें ऊपर कुलेटेड एग इसका दिखता है हमको। बड़ी खास बात है इसमें एग में ऊपर कुलेटेड। ऊपर कुलेटेड का मतलब क्या है, इस इमेज को आप देखो ध्यान से। इस इमेज को क्या दिख रहा है आपको, एक अंडा दिख रहा है, लेकिन अंडे में एक कोना में, यहां पर आप देखोगे ध्यान से, आपके पास नोट्स हैं
तो एक जो कोना है उसमें कुछ ढक्कन के आकार का खुला हुआ दिखेगा, जैसे अपने अंडा रहता है उसमें ऊपर के पार्ट को तोड़कर उसको अलग कर दिया गया हो, है ना, तो ढक्कन के आकार का, है ना। तो इस तरह का जो संरचना होती है ये हमारे फेसियोला में ही दिखती है। तो दो तरह के वर्ड देखो, दोनों वर्ड, एक अपना इससे पहले आया था उसमें अपना कांटा निकला था जिसको अपन ने टर्मिनल स्पाइन कहा था। टर्मिनल स्पाइन अगर है तो वो सिस्टोसोमा होगा, और अगर ओपरकुलेटेड है, ओपरकुलेटेड मतलब ढक्कन के आकार का इस तरह का संरचना दिख रहा है, तो ये हमारा फेसियोला का है। दोनों में ये इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गए, आराम से इसको अपन पहचान सकते हैं। बढ़िया, संजय ने लिख दिया है, बहुत बढ़िया, है ना। तो आप लोग अपने नोट्स में आपके पास अगर आप लेके बैठे हो तो साथ में लिख लो, और आप लोग भी अपने बुक में एक बार कर लेना। एडल्ट वॉर्म का कुमार ने और आयुषी ने लिख दिया है 30 mm का होता है ना, मैं मेंशन नहीं कर पाया था, चलो बढ़िया, 30 mm का इसका एडल्ट वॉर्म होता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अपना पैरासाइट है टीनिया। टीनिया स्पीसीज में दो अपने लिए बड़ी स्पीसीज इंपोर्टेंट है, पेनासोलियम, दूसरा है सेजिनेटा। टीनिया सोलियम को अपन पॉर्क टेप बॉम बोलते हैं। पॉर्क एक्चुअली मतलब होता है सुअर, जिसको अपन पिग बोलते हैं भाई, है ना, पिग का लैटिन नाम है पॉर्क। तो पिग में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको अपन पॉर्क टैप बॉम कहेंगे। और टैप बॉम मतलब टेप की तरह, टेप की तरह हमारे लंबे तो होंगे लेकिन पतले होंगे, उसे अपन टैप बॉम बोलते हैं। तो पिग में प्रेजेंट होंगे तो उसको अपन पॉर्क टैप बॉम बोल लेते हैं। पिग के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट जो होते हैं वो टीनिया सोलियम प्रेजेंट होते हैं। और बीफ, बीफ मतलब जो गाय भैंस का जो मीट होता है उसको अपन बीफ बोलते हैं। बीफ में जो प्रेजेंट होता है उससे अपन बीफ टॉप बॉम बोलेंगे। और बीफ टॉप जो होता है वो टीनिया सेजिनेटा हमारा होता है। बाकी दोनों की मॉर्फोलॉजी जो होती है वो एक जैसी होती है। कैसी होती है भाई, इसका जो एडल्ट बॉम होगा, ध्यान देना आप, इसका जो एडल्ट बॉम होता है वो उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, एक सिंगल बॉम में बोथ सेक्सुअल प्रेजेंट होते हैं। बोथ सेक्सुअल, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में अपन बोलना नहीं चाहिए मुझे, चक्का, है ना। तो एक ही एडल्ट बॉम में अगर दोनों तरह के सेक्स प्रेजेंट हैं तो उसे अपन उभयलिंगी बोलते हैं। और उभयलिंगी एडल्ट बॉम किसका होगा, टीनिया का। टीनिया जो एडल्ट बॉम होता है वो उभयलिंगी होता है ना। हाँ, ट्रांसजेंडर, बहुत बढ़िया, ट्रांसजेंडर अपन इसको बोल सकते हैं ना, ट्रांसजेंडर या फिर हर्मोफ्रोडाइट। बहुत बढ़िया, संजय ने लिखा, है ना, हर्मोफ्रोडाइट, बहुत बढ़िया संजय। इसकी जो लंबाई होती है वो 5 से 10 मीटर की होती है, लेकिन ये 24 मीटर तक भी लंबा हो सकता है। बड़ी लंबी रेंज होती है इसकी, 5 से 10 मीटर एवरेज होता है, लेकिन इतना लंबा 24 मीटर तक का लंबा हो सकता है भाई। 24 मीटर कोई छोटी साइज नहीं है, बहुत लंबी साइज है। इसके एडल्ट बॉम को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला हेड, दूसरा स्कोलेक्स, हेड या स्कोलेक्स, या दूसरा नेक, और तीसरा बॉडी, है ना। पूरी जो एडल्ट बॉम है उसमें मॉर्फोलॉजी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो ऊपर का पार्ट थोड़ा मोटा होगा जिसे अपन हेड या स्टोलेक्स बोलेंगे, दूसरा नेक, और तीसरा इसकी मेन बॉडी। और इसकी जो बॉडी होती है कई सिगमेंट में होती है। सिगमेंट में मतलब केंचुआ आपने देखा होगा, तो केंचुआ एक लंबा सा रस्सी नहीं है ना। आप बीच बीच में आपको इसके सिगमेंट दिखेंगे, है ना। तो इस तरह से इसकी बॉडी जो होती है वो, आप ये वाली इमेज को ध्यान से देखोगे तो इस इमेज में आप देखोगे कि कुछ इस तरह से सिगमेंट है ना, इस तरह से। तो इस तरह से इसका जो बॉडी होती है वो कई सिगमेंट में प्रेजेंट होती है। इसके जो सिगमेंट होते हैं इसको अपन ग्लोटाइड बोलते हैं ना, ग्लोटोड्स बोलते हैं। और कितने प्रेजेंट होंगे ये सिगमेंट, लगभग 1000 से लेकर 2000। ये बड़ी इंपोर्टेंट लाइन है ये भाई, कि टीनिया की जो स्पीसीज होती है उसमें लगभग 1000 से लेकर 2000 सिगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, होते हैं। और ये जो सिगमेंट है उनको अपन प्रोग्लोटिड बोलते हैं। तो 1000 से लेकर 2000 इसमें प्रोग्लोटिड प्रेजेंट होते हैं। बढ़िया। नेरिस कीड़ा, स्कोलिक्स मतलब हाँ बिच्छू के जैसे डंक, बढ़िया, है ना। इसका जो हेड होगा उसमें बिच्छू जैसा इसका सिर होगा, बढ़िया, राजल ने लिखा। आगे बढ़ते हैं भाई। इसका जो ओवा होगा वो राउंड होगा और भूरे रंग का। जब इसको अपन माइक्रोस्कोपी देखते हैं तो एकदम भूरे रंग का दिखेगा, ये डार्क ब्राउन ना, डार्क ब्राउन कलर का दिखता है। साइज जो होगा वो
31 से लेकर 43 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। और एक सेल वॉल से एक बड़ी स्पेशल लाइन है। देखो मैं जितने बोल रहा हूं, जितने भी ओवा है उनमें एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा वर्ड है जो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। जो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपन ने अभी तक तीसरा पैरासाइट पढ़ रहे हैं। पहला जो पैरासाइट अपन ने पढ़ा, पहला जो अपन ने ओवा पढ़ा, उसमें एक अपन ने शुरुआत में क्या पढ़ा था भाई, ट्यूबरकुलेटेड, है ना। उसमें शुरुआत में अपन ने टर्मिनल स्पाइन पढ़ा, है ना। दूसरे में अपन ने ओपरकुलेटेड पढ़ा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन चीज है। हमारा जो टीनिया होता है इसमें एक थिक बॉल प्रेजेंट होती है, और थिक बॉल से कवर होने की वजह से इसका जो ओवा होगा कुछ हमको इस तरह से दिखेगा। इसमें बिल्कुल चारों तरफ इसमें एक बॉल प्रेजेंट होगी जो कि डार्क ब्राउन कलर की होगी, है ना। तो इसमें एक थिक बॉल प्रेजेंट होती है। साइज जो होता है वो 31 से लेकर 43 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना हाइमोनोलेपिस नाना, शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन एच नाना बोलते हैं। इसे अपन डॉर्फ टैप बॉम्ब भी बोलते हैं। हाई एच नाना, एच नाना का जो एडल्ट बॉम्ब होता है ये बहुत छोटा होता है। ध्यान देना आप, हमारे जो हेलमिंथ है, हेलमिंथ में सबसे छोटा जो हेलमिंथ होता है वो एच नाना होता है। याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हो भाई, फैमिली में नाना जी जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं फैमिली मेंबर में, लेकिन पैरासाइट जो होते हैं हमसे उल्टे चलते हैं भाई, है ना। बहुत सारे मामलों में पैरासाइट हमसे उल्टे चल रहे हैं। जैसे फीमेल हमारी छोटी होती है, पैरासाइट में फीमेल जो होती है बड़ी होती है, लंबी होती है। इसी तरह से फैमिली मेंबर में नाना जी हमारे फैमिली मेंबर में सबसे बड़े फैमिली मेंबर होते हैं, लेकिन टैप बॉम्ब की फैमिली में, हेलमिंथ की फैमिली में नाना जी सबसे छोटे पैरासाइट है। सबसे छोटे पैरासाइट को नाना जी बोलेंगे ना। बड़े कौन से हैं वो अपन बाद में देखेंगे। सबसे छोटे कौन से हैं, नाना भाई, वेरी स्मॉल, 4 से 5 सेंटीमीटर ही लंबे होते हैं ये। इनका स्कोलेक्स भाई, वो जो मुंह आप बोल रहे थे बिच्छू का मुंह जैसा, है ना, तो स्कोलेक्स में 4-4 शकर प्रेजेंट होती है भाई। ये भी एक तरह के बच्चू हैं, 4-4 इसमें शकर प्रेजेंट है ना। बॉडी में लगभग 100 से लेकर 200 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले वाला जो था उसमें 1000 से लेकर 2000 सेगमेंट प्रेजेंट थे अपने टीनिया में, है ना। तो टीनिया वैसे अपनी बच्चियों, छोटी बच्चियों का नाम रखते हैं अपन टीना, है ना। तो टीना सबसे बड़ी है और नाना सबसे छोटे हैं। पैरासाइट में उल्टा चल रहा है ना, नाना जी सबसे छोटे हैं, टीना सब बहुत बड़ी है। तो स्कोलेक्स में 4-4 शकर प्रेजेंट होते हैं। बॉडी में 100 से लेकर 200 तक के सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ओवा की बात करेंगे तो ओवा इसका गोलाकार या अंडाकार दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 30 से लेकर 45 माइक्रोमीटर का इसका ओवा प्रेजेंट होता है। और इसमें दो दो मेम्ब्रेन। अब इसकी खास बात है क्या भाई इसके ओवा की, इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। इससे पहले वाले में जो थी उसमें थिक सेल वॉल थी, तो ऊपर की तरफ अपन को एक कवर जो दिख रहा था वो एकदम थिक दिख रहा था। इसमें एक्चुअली आपको दो दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी, दो मेम्ब्रेन, है ना। इस वाली इमेज को ध्यान से देखना आप, है ना। दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं जो कि एक हेक्साकैंथ एम्ब्रियो को घेरती हैं। हेक्साकैंथ एम्ब्रियो का मतलब क्या है भाई, इसके अंदर का जो पार्ट है उसमें आपको 6-6 न्यूक्लियस टाइप के दिखेंगे, तो उसको अपन हेक्साकैंथ एम्ब्रियो बोलते हैं। तो दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, अंदर इसमें आपको 4-4 ऐसे लगेंगे जैसे न्यूक्लियस है, तो एक्चुअली न्यूक्लियस नहीं होते, उसको अपन हेक्साकैंथ एम्ब्रियो कहते हैं। बेसिकली सबसे मेन इंपोर्टेंट बात जो है इसमें दो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है ना। अब थोड़ा समझना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना, क्योंकि अपन पढ़ते हुए अपन डायरेक्ट थ्योरी पढ़ते हुए चल रहे हैं। एग्जाम में एक लाइन है और उस लाइन से आपको पहचानना होता है कि ये किसका ओवा है या किसका एडल्ट बॉम्ब है या किसका ट्रोफोजाइट है ना। जैसे ओवा की बात करेंगे तो ओवा में अगर एक सिंगल सी लाइन है कि ऐसा ओवा जिसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसमें एक हेक्साकैंथ एम्ब्रियो अगर प्रेजेंट है और उसका साइज जो है वो 30 से 50 माइक्रोमीटर का है, तो वो ओवा किसका होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो एच नाना उसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि इसे डीप क्वेश्चन मानते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इससे कम बनते हैं। नॉर्मली डिसीज से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर भी मार्फोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस पेपर में, है ना। बढ़िया, एम्ब्रियोनेटेड एग, बहुत बढ़िया, संजय ने सही लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला अपना पैरासाइट है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
राउंड वॉर्म में हमारा पहला राउंड वॉर्म एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। इसका जो एडल्ट वॉर्म होता है वो कलर में येलो कलर का दिखेगा, येलो व्हाइट कलर का दिखेगा। फीमेल जो होती है वो मेल की तुलना में बड़ी होती है। नॉर्मली जितने पैरासाइट अपन देखेंगे उसमें फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है ना। फीमेल का जो साइज होगा वो एवरेज जो साइज है वो 20 से 35 सेंटीमीटर है। तो इसमें फीमेल का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, मेल का साइज थोड़ा कम होगा। मेल और फीमेल दोनों में एक बड़ी खास बात है और डिफरेंशिएट अपन इनको कर सकते हैं मेल और फीमेल को। मेल की जो पूंछ होती है वो थोड़ी घुमावदार होती है। इसमें आप नीचे वाला जो देख रहे हो वो मेल है, उस पर वाला जो देख रहे हो आप फीमेल है। फीमेल थोड़ी सी बड़ी होती है, मेल थोड़ा छोटा होता है। लेकिन मेल में इसकी जो पूंछ होती है वो घुमावदार होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, पूंछ घुमावदार होगी। और इसका जो माउथ होता है वो छोटा होता है और उसमें 3-3 लिप्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन चीज है। ठीक है। ओबा की बात करेंगे तो ओबा गोल या अंडाकार हो सकता है। साइज जो होगा वो 60 माइक्रोमीटर का होगा। बेसिकली आपको साइज पे ही ज्यादा फोकस करना है। जितने भी शेप में बात करेंगे ओबा का, तो ओबा जितने भी शेप वाले हैं उसमें या तो गोल है या अंडाकार है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। साइज अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। साइज 60 माइक्रोमीटर का होगा, भूरे रंग का होगा, ब्राउन कलर का होगा ये। और बाहर की तरफ का जो मेम्ब्रेन होगी, बॉल होगी, वो थोड़ी थिक होती है, थिक बॉल है ना, थिक बॉल प्रेजेंट होगी बाहर की तरफ ओबा। लेकिन उतनी थिक नहीं होगी जिससे अपने थोड़ी देर पहले एक बहुत हाई थिक पड़ी थी। किसमें अपन ने पड़ी थी भाई? टीनिया में। टीनिया की जो थिक बॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, जबकि इसकी थिक जो बॉल होती है वो उसके कंपेरिजन में थोड़ी कम थिक होती है। अगला अपना पैरासाइट है एंट्रोबियस बर्म्यूकुलस, इसे अपन पिनबॉर्न भी बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना आप। पैरासाइट में कौन से पैरासाइट को अपन पिनबॉर्म या थ्रेडवॉर्म बोलते हैं, कौन से पैरासाइट को क्या बोलते हैं, ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुमार ने लिखा है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जो होता है वो लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल निमेटोड होता है। बहुत बढ़िया संजय, बढ़िया। संडे का रिजल्ट मैंने अपलोड कर दिया है जीतन, अभी आप खोलोगे क्लास के बाद में है ना। वो कल मैं भूल गया था गलती से है ना, मैंने तुरंत ही कर दिया है। अभी 6 बजे जब आपकी क्लास चालू हुई थी, 5 बजे जब क्लास चालू हुई थी, तब आपका रिजल्ट अपडेट हो चुका होगा। एक बार आप देख लेना, नहीं तो मैसेज छोड़ देना, हो गया होगा वैसे है ना। एल्ट्रोबियस बर्म्यूकुलस को अपन पिन बॉम्ब या थ्रेड बॉम्ब भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अब जितने भी राउंड बॉम्ब में अपन पढ़ेंगे तो राउंड बॉम्ब के अलग से दूसरे नाम भी हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फिन बॉम्ब या थ्रेड बॉम्ब ये अपन किसको बोलते हैं? एंट्रोबियस बर्म्यूकुलरिस को। एडल्ट बॉम्ब जो होता है इसका छोटा होगा, पीले कलर का होगा। फीमेल में का जो साइज होता है वो 8 से लेकर 12 mm का होता है। पूंछ जो होती है उसकी पॉइंटेड होती है, ध्यान देना। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसकी पूंछ है। पूंछ इसकी पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है। और नुकीला हमारा क्या होते हैं? पिन। तो पिन हमारे नुकीले होते हैं, इसी वजह से इसका नाम जो है वो पिनबॉम रखा गया है ना। तो इसका पिनबॉम जो नाम है वो इसकी पूंछ की वजह से है, क्योंकि इसकी पूंछ जो है वो एकदम नुकीली है। ठीक है, नुकीली पूंछ की वजह से इसका नाम जो है वो पिनबॉम रखा गया है। और एकदम लंबे होते हैं तो थ्रेडबॉम भी अपन इसको बोलते हैं। मेल छोटा होता है, केवल 2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर का ही होगा। पूंछ उसकी थोड़ी सी घुमावदार होगी। लेकिन इसका मेल जो होता है एंट्रोबियस बर्म्यूकुलस का, ये बहुत रेयरली ही हमको दिखाई देता है। नॉर्मली स्टूल के सैंपल में हमको फीमेल एडल्ट वॉर्म ही दिखेंगे। ठीक है, और फीमेल की वजह से इनका नाम पिनबॉम रखा गया है। ओबा, जब इसको अपन माइक्रोस्कोपी में देखते हैं ओवा को, हालांकि ये थोड़ा सा येलो कलर का दिख रहा है आपको, लेकिन माइक्रोस्कोपी में ये रंगहीन कलरलेस दिखेगा, अपन को अंडाकार दिखेगा, जिसका साइज जो होगा वो 60 से लेकर 40 माइक्रोमीटर 60 माइक्रोमीटर का अपन को दिखेगा। और ये ऊपर इसमें एक कलरलेस ऊपर की तरफ मेम्ब्रेन होगी, ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन होगी जो कि कलरलेस होगी। और इसमें एक कुंडलित लार्वा प्रेजेंट होता है। इसमें एक अंदर की तरफ लार्वा प्रेजेंट होगा जो कुंडलित होगा। कुंडलित मतलब जिस तरह से हमारा इंटेस्टाइन जो है वो घुमावदार है, उसी तरह से इसके अंदर का लार्वा, मतलब अंदर जो पैरासाइट होगा है ना, इसको अपन चूजा मान सकते हैं भाई। इसमें अंदर घुमावदार एक लार्वा प्रेजेंट होता है। अगला अपना ट्राइकोरस ट्राइकोरा, जिसे अपन बिब बॉम्ब भी बोलते हैं। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लास थोड़ी सी लंबी चल रही है आज की, क्योंकि टॉपिक बड़ा है।
ज्यादा बोर होने लगे हो ज्यादा तो बता देना। ट्राइकोरस ट्राइकोरा को अपन बिप बॉम्ब भी बोलते हैं। बिप बॉम्ब बोलने का कारण क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिप एक्चुअली पहले जो हमारे पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, तो वो किसी भी चोर वगैरह को सजा देने के लिए, कोई अपराधी है उसको सजा देने के लिए कोड़े का यूज किया करते थे। आपने मूवी में देखा होगा कोड़ा, है ना। कोड़ा को अपन इंग्लिश में बिप बोलते हैं, और उसी कोड़े की तरह ही ये दिखता है, तो अपन इसे बिप बॉम्ब बोलेंगे। कोड़ा होता कैसा था, एक तरफ बहुत मोटा एक रस्सी होती थी, बड़ी सी रस्सी। आप लोगों ने हंटर, बहुत बढ़िया काजल ने लिख दिया हंटर, है ना। हंटर को आपने देखा होगा, तो हंटर में क्या होता था, एक तरफ तो बहुत मोटा रहता है जहां से अपन पकड़ते थे, और एक तरफ का जो साइज होता है वो बहुत पतली रहती थी। पतले साइज से जो अपराधी रहता था उसको मारा जाता था, तो उसको अपन हंटर बोलते थे। हंटर को अपन बिप भी बोलते हैं, तो उसके नाम के उसी की तरह ये दिखता है, इसलिए अपन उसको बिप, इसको ट्राइकोरस ट्राइकोरा को अपन बिप बॉम्ब भी बोलते हैं। इसका जो एडल्ट बॉम्ब होता है वो उसमें फीमेल जो होती है वो 35 से लेकर 50 तक की लंबी होती है। मेल जो होगा वो थोड़ा छोटा, 30 से लेकर 45 लंबे होते हैं। मेल की जो पूंछ होती है वो घुमावदार होती है। आप एक चीज फोकस करोगे भाई कि पैरासाइट बिल्कुल ही उल्टे चल रहे हैं, हर चीज में उल्टे चल रहे हैं। ह्यूमन बीइंग में शर्मीले स्वभाव की कौन सी होती है, शर्मीले स्वभाव की होती है फीमेल, है ना। अपन लोगों की बात करेंगे तो फीमेल जो होती है वो थोड़ी सी शर्मीले स्वभाव की होती है, लेकिन पैरासाइट में उल्टा चल रहा है। पैरासाइट में जो मेल पैरासाइट है वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, थोड़े से शर्मीले स्वभाव के, मतलब उनकी पूंछ को घुमा दे रहे हैं वो, है ना। तो मेल में आप जितने भी देखोगे, 2-3 पैरासाइट अपन ने देख लिया, उसमें मेल जो है उनमें उनकी पूंछ जो होती है वो घुमावदार होती है, ठीक है। याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो भाई, मेल जो है वो थोड़े से शर्मीले स्वभाव के हैं, उनकी पूंछ जो होती है वो घुमावदार होती है। इसमें एक सिंगल स्पाइकल प्रेजेंट होता है। स्पाइक्यूल का मतलब क्या होता है, स्पाइक्यूल का मतलब एक छोटा सा सिरा होगा जो निकला हुआ होगा, उसको अपन उसका स्पाइक्यूल बोलते हैं, है ना। हालांकि स्पाइक्यूल जो होता है इसका एकदम क्लियर नहीं होता, आपको तो याद रखना है, ठीक है। वॉर्म जो होते हैं उनमें उनके साइज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवा पे बात करेंगे, इसका ओवा बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल एकदम अलग सबसे। कैसे अलग, बेरल शेप का होता है। इसका जो ओवा होता है वो बेरल शेप का होता है, भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होगा। साइज जो होगा वो 50 माइक्रोमीटर का होगा। बेरल का मतलब क्या होता है, बेरल मतलब आप लोगों ने अगर हॉलीवुड की मूवी देखी हो, अपने साथ समस्या यही आती, ज्यादातर जो नाम होते हैं वो अपने इंडियन नाम ना होकर फॉरेन कंट्री के नाम होते हैं। अगर आपने मान लो किसी इंडियन साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा होता तो ढोलक नाम रखा होता है इसका, ढोलक की तरह दिखता है ना। ढोलक की तरफ मतलब दोनों तरफ जो सिरे होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, बीच की तरफ थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा होगा, है ना। ढोलक के आकार के, अपना ढोलक किस इसी तरह से होते हैं, ढोलक इस तरह से, है ना। एक्चुअली बेरल का मतलब क्या होता है, बेरल का मतलब होता है, आप लोगों ने कभी हॉलीवुड की मूवी देखी हो तो हॉलीवुड की मूवी में पहले जो शराब रखी जाती थी वो इसी तरह के कंटेनर में रखी जाती थी। वो जो कंटेनर था उसका नाम बेरल था, ठीक है। तो हॉलीवुड मूवी में आपको कुछ इस तरह से बड़े बड़े कंटेनर दिख जाएंगे जिसमें बड़े बड़े कंटेनर में शराब रखी जाती है ना। वो आपको हॉलीवुड की मूवी में ही दिखेंगी। बॉलीवुड में कोई आपको एक आध मूवी हो जिसमें आपको तबला तबला करके लिखा है ना, तबला। चलो, ढोलक से मेरे ख्याल से आप ज्यादा याद रख सकते हो, है ना। बेरल, एक्चुअली बेरल शब्द आपको इसलिए याद रखना क्योंकि बुक में बेरल दिया है, तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि कोई पैरासाइट जो कि बेरल के आकार का है ना, वो कौन सा पैरासाइट होगा। तो आपको याद रखना है टाइकोरस टाइकोरा। तो बेरल का मतलब क्या है, एक कंटेनर होता है बेरल जो कि दोनों तरफ से पतला होता है। आप इसको ढोलक की जैसा याद रख सकते हो। ढोलक एक्चुअली थोड़े छोटे होते हैं और बेरल जो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। आप इसको टंकी, जैसे अपने घरों में आजकल टंकी आती है, पानी की टंकी, अपन पानी रखने के लिए टंकी यूज करते हैं ना भाई ना, तो वो टंकी से आप याद रख सकते हो, टंकी की तरह ये होता है। टंकी अपनी छत वाली टंकी नहीं, एक छोटी टंकी अलग बिकती है जो अपने घरों में आटा वगैरह रखने के लिए यूज करते हैं ना, उसको आप बैरल मान सकते हो, है ना। इसमें क्लियर प्लग प्रेजेंट होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। प्लग, प्लग मतलब ढक्कन के आकार का ढक्कन प्रेजेंट होगा और एकदम क्लियर होगा। क्लियर तरह के प्लग प्रेजेंट इसमें होते हैं ट्राइकोरस ट्राइकोरा में। आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे वैसे मेमोराइज करने वाले पॉइंट है, इसमें समझने वाले पॉइंट कम है। आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से पैरासाइट की क्या प्रॉपर्टी है।
उसको आप कैसे पहचान सकते हो, कैसे पैरासाइट को आप, कौन से पैरासाइट को आप कैसे पहचान सकते हो, यही आपको ध्यान रखना है। अगला अपना पैरासाइट है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, इसे अपन हुक वॉर्म भी बोलते हैं। कौन से पैरासाइट को क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो आप छोड़ ही मत देना, रटे हुए होना चाहिए कि अपना पिन बॉम्ब कौन सा होगा, अपना बिप बॉम्ब कौन सा होगा, अपना हुक बॉम्ब कौन सा होगा। हुक बॉम्ब अपन जो बोलते हैं वो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, उनके पीछे कारण है। एक्चुअली ये जो पैरासाइट है, इसका जो एंड होता है, पूंछ जो होती है वो कर्व होती है, कर्व मतलब मुड़ी हुई होती है, वो मुड़े होने की वजह से इसका जो पैरासाइट होता है वो हुक की तरह दिखता है। हुक मतलब आप लोगों ने कभी गांव वगैरह में बोरे जो उठाते हैं, तो बोरे उठाने के लिए एक हुक को यूज किया जाता है। हुक मतलब एक तरफ तो वो हुक को पकड़ते हैं, दूसरी तरफ वो बोरे में फंसा देते हैं। जो लोग गांव के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने देखा होगा, है ना। इस तरह का एक हुक होता है जो बोरियों के उठाने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी की तरह ही ये पैरासाइट दिखता है, तो इसलिए अपन इसको हुक बॉम्ब बोलते हैं। इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो कर्व होता है, छोटा, थोड़ा छोटा होता है ये पैरासाइट। कितना छोटा, 8 से लेकर 13 mm तक का होता है, जबकि फीमेल जो होगा वो 8 से 13, और मेल जो होती है वो 6 से लेकर 10 mm तक की लंबी होती है। छोटे और ब्राउन कलर के होंगे, सफेद भारे धागे की तरह अपन को ये दिखती हैं। ठीक है। हसिया भी बहुत बढ़िया, हसिया से भी आप इसको याद रख सकते हो। हालांकि हसिया थोड़ा अलग होता है ना, यहाँ पर एक तरफ पकड़ने जैसा और दूसरी तरफ हुक, हुक से ही आपको याद रखना पड़ेगा। हुक बॉम्ब अपन इसको बोलते हैं, है ना। पल्लेदार, बहुत बढ़िया राजुल, देखो गांव के लोग हैं वो तो एकदम जानते हैं, पल्लेदार बोलते हैं अपन जो बोरे वगैरह उठाते हैं। इसका जो ओवा होगा वो अंडाकार होगा, साइज जो होगा वो 60 माइक्रोमीटर का होता है। इसमें पारदर्शी मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ पारदर्शी होती है, मतलब एकदम कलरलेस होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, जो ऊपर की सेल वॉल होगी वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगी, उसके अंदर एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, है ना। और उसकी जो ऊपर की मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन और एम्ब्रियो दोनों के बीच में भी एक क्लियर स्पेस आपको दिखेगा, है ना। एक तो ऊपर की जो मेम्ब्रेन है वो भी ट्रांसपेरेंट है, और साथ में ऊपर मेम्ब्रेन और एम्ब्रियो दोनों के बीच में एक स्पेस होगा जो एकदम क्लियर होगा। तो इस क्लियर स्पेस के थ्रू अपन इसको आराम से पहचान सकते हैं, है ना। तो कौन से पैरासाइट का ओवा किस तरह से दिखेगा, वो आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। ज्यादातर आपको याद ही करना पड़ेगा, किस तरह से आप याद करोगे। ये टेबल भी आपको नोट्स में मिली है ना। तो इस टेबल को अपन कल डिस्कस करेंगे, है ना। आज अपनी क्लास थोड़ी लंबी चली है भाई, 15-20 मिनट लंबी हो गई, है ना। तो आप मुझे बोलो तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, अदरवाइज मेरे ख्याल से कल अपन रहने देते हैं, आज अपन छोड़ देते हैं, है ना। तो कल अपन एक ओवरव्यू की क्लास रखते हैं मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में 7 बजे। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया, है ना। तो कल अपन मॉर्निंग में एक पैरासाइट की ओवरव्यू की क्लास रखेंगे। तो जो अपना पॉइंट बचा है थोड़ा सा, है ना, सिस्टोड ट्रेमेटोड को अपन एक साथ टेबल में हैबिटेट वगैरह है, डिफरेंस वगैरह है ना। तो इसको अपन कल ओवरव्यू की क्लास में रखेंगे। ठीक है, कल 7 बजे मॉर्निंग में। कल 7 बजे नहीं सर, अभी नहीं है काजल, अभी रहने दो, है ना, थोड़ा लंबे टाइम हो जाता। भाई देखो, साइंस कहती है कि करीब 50 मिनट तक ही आप कंसंट्रेट हो सकते हो, तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि 1 घंटे से ज्यादा लंबी क्लास ना चले। मॉर्निंग बेस्ट रहेगा, जो लोग मॉर्निंग में नहीं ले सकते वो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में 7 बजे अपन क्लास रखेंगे। ठीक है काजल, है ना, ओके सर पूछ रही हूँ, ओके चलो ठीक है। अभी 7 बजे अपन रहने देते हैं, अभी 7 बजे अपन रहने देते हैं, है ना। अब देखो इसके बाद अपना क्लिनिकल पैथोलॉजी शुरू होगा, और क्लिनिकल पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो अपनी 2-2 दिन की क्लास का था, लेकिन दिनेश सर ने भी मेरे से बोला कि सर 2-2 क्लास अभी रहने दो। 2-2 क्लास में हो क्या रहा है, मैं एक साथ 2 टॉपिक करा देता हूं, तो सर को भी 2 टॉपिक एक साथ कराना पड़ते हैं, है ना। और ज्यादा अच्छा आपका ये होगा कि मैं जो थ्योरी करा रहा हूँ उसी के बाद में डायरेक्ट उस टॉपिक की थ्योरी सर कराएं। तो दिनेश सर बोल रहे हैं कि सर एक टॉपिक ही करो, तो एक टॉपिक की ही मैं एमसीक्यू कराऊं, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अभी अपने पास टाइम है, बहुत जल्दी सिलेबस करने का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है अपने पास। 10 टॉपिक ही अब अपने बचे हैं, 65 टॉपिक हो चुके हैं ना। तो 10 टॉपिक में अपन एक एक दिन भी करें तो बहुत आराम से हो सकता है। तो अपन क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अपन एक एक टॉपिक ही अपन पर डे चलने दें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक टॉपिक मैं थ्योरी कराऊंगा, एक टॉपिक सर एमसीक्यू कराएंगे, तो वो थोड़े अपन डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं इसको आराम से, है ना। तो अपन
क्या छोटे क्या नहीं, छोटे समझा नहीं आता। ठीक है, चलो तो अपन अब एक एक क्लास ही अपन कुछ दिन तक, अपन एक हफ्ते तक एक एक क्लास रहने देते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी, खासतौर पर क्लिनिकल पैथोलॉजी अपन एक एक दिन में एक एक क्लास करेंगे। तो पहले कल मॉर्निंग में ओवरव्यू की क्लास है, इवनिंग में अपनी क्लास होगी या नहीं होगी वो मैं आपको कल बता दूंगा। कल मेरी इवनिंग में भी ड्यूटी है तो हो सकता है ना हो पाए, है ना। तो बाकी हाँ, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, है ना, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अपना सिलेबस बहुत अच्छा हो चुका है, कंप्लीट लगभग हो चुका है, कुछ टॉपिक बचे हैं तो अपन थोड़े से रिलैक्स होकर पढ़े, है ना। अब अपना साथ साथ में आप रिवीजन भी करते जाओ, है ना। तो अपन इकट्ठा क्लासेस, एकदम से क्लासेस अपन को करने की जरूरत नहीं है कि एक साथ अपन एक दिन में 2 या 3 क्लास करें। क्लिनिकल में सबका सब इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, है ना। क्लिनिकल में तो बिल्कुल एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा अपन रिलैक्स होकर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो फिलहाल आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल मॉर्निंग में क्लास होगी आपकी 7 बजे, पैरासाइटोलॉजी का अपन ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।